हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 11th क्लास। ठीक है। सो ओसीएम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखिए, दो सब्जेक्ट है आपके कॉमर्स 11th क्लास में। एक है आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और एक है आपका ओसीएम, जो थेरोटिकल है। कुछ बच्चों को पसंद नहीं आते हैं, कुछ को पसंद आते हैं जिनको राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी लगती है। और एक इकोनॉमिक्स है जो कि काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसके अंदर स्टैटिस्टिकल और थोड़ा थेरोटिकल भी है, बट इट इज इंटरेस्टिंग। सो ओसीएम जो है, इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो? सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये वर्डिंग सुनने के बाद में आपको क्या लगता है? आप बिजनेस के बारे में जानने वाले हो कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या क्या है, बिजनेस फंड कैसे होता है, बिजनेस ग्रो कैसे होता है, फार्मिंग का अगर बिजनेस है तो उसको सपोर्ट कौन करता है, बैंक्स क्या होती है, बैंकिंग का रोल क्या होता है। और हम इस चैप्टर को है ना पूरा प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वो सिर्फ पढ़ लिया और उसका मतलब समझ लिया। अगर जहां हमें जरूरत पड़ती है वहां पे हम लोग गूगल भी करेंगे, वहां पे हम लोग कंपनी के रिपोर्ट्स को भी पढ़ेंगे अगर लगता है। और अगर ऐसा लगता है कि कुछ वेबसाइट का रेफरेंस आपकी बुक्स में दिया है तो वहां जाके भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सो ताकि आपको नॉलेज आए। ऐसा नहीं है कि बस ये पढ़ना है ताकि आपको 90+ मार्क आ जाए और आप अच्छे से 11th 12th पास कर लो। नहीं, ये 2 साल आपका फाउंडेशन है फॉर फ्यूचर करियर। अगर आप सीए बनना चाहते हो, सीएस बनना चाहते हो, या आप अगर सीएमए करना चाहते हो, जितने भी ये डिग्रीज है, चार्टर्ड डिग्रीज, आप वो करना चाहते हो या सीएफए करना चाहते हो। अदरवाइज आप अगर एमबीए करना चाहते हो इन फाइनेंस, आगे जाके आपको इंटरेस्ट है, बिजनेसेस में इंटरेस्ट है या फाइनेंस में इंटरेस्ट है, जिस चीज में भी इंटरेस्ट है, तो ओसीएम इज द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ से ही आपको मालूम पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ बिजनेस कितने होते हैं, बिजनेसेस बनते कैसे हैं। सेक्रेटरी प्रैक्टिस में क्या है? लीगल मैटर्स है, राइट। कि कंपनी है तो कंपनी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, डायरेक्टर्स का कंपनी फॉर्म कैसे होगी, उसके रूल्स रेगुलेशन, वो टेक्निकल पार्ट है। लेकिन ओसीएम वो टेक्निकल पार्ट नहीं है। ओसीएम इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थेरी सब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी मार्कशीट। ठीक है। सो माय नेम इज सीए कृष्णा मालू एंड आई एम फ्रॉम सांगली एंड आई विल टीच यू ओसीएम। और मार्कशीट को देख लेते हैं भाई कि इसको तो आता है क्या, नहीं तो इसको ही नहीं आता और ये पढ़ा रहा है, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है। तो चलो एक बार अपनी मार्कशीट पे आते हैं। 12th की मार्कशीट दिखा रहा हूँ, 11th की मार्कशीट मेरी मिल नहीं रही है, कहाँ रखी है मैंने? देखिए, ठीक है, ये मैं ही हूँ, कृष्णा मालू। ओके। देन अमरावती बोर्ड। मेरे पास में यार इसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे को अभी देख ढूंढनी पड़ेगी। मेरे पास में जो अवेलेबल थी मैंने आपको अवेलेबल की है। इंग्लिश, इंग्लिश में कितने? 100 आउट ऑफ कितने? 75, 70। तो चलो इंग्लिश में तो कोई इतनी अच्छी नहीं है अपनी, एवरेज है। ठीक है, 75 इज एवरेज। फिर है हिंदी, हिंदी 91। ओके, तो हिंदी में अच्छे हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आए हैं 94। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसमें भी आया 94। इसका एक मजेदार किस्सा है जो एग्जाम लिखते वक्त मेरे साथ हुआ था, वो कभी डिस्कस करेंगे। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 93। मतलब जो सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका मुझे कुछ तो ज्ञान है, तभी आपको पढ़ाऊंगा, राइट। 93 मार्क्स मुझे भी आए थे 12th में। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 91। एनवायरमेंटल एजुकेशन 50 आउट ऑफ 50। ओके, सो 588 मार्क्स। सो द परसेंटेज वे आर 90.46। ठीक है, मोटा मोटी 90% है, 91% जो बोलना है। तो चलिए अपना शुरू करते हैं अभी। ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो ये है आपकी किताब। कभी किताब का मुखड़ा भी देख लो कि कैसे दिखती है। ओके, स्टैंडर्ड 11, ये है बिजनेसमैन। और यहाँ पे क्या क्या है? रिजर्व बैंक का लोगो दिया है, रेलवे का लोगो दिया है, वर्ल्ड बैंक है, नाबार्ड है, मेक इन इंडिया है। ये मोदी जी के आने के बाद अपडेट हुआ होगा। फिर कुछ ये बिजनेसेस मीटिंग्स दिख रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिख रहा है, बचत गट केंद्र दिख रहा है, और बहुत से कुछ कुछ चीजें दिख रही है, खादी उद्योग केंद्र वगैरह। ठीक है। सो अभी नीचे आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, विच इज इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। सो कॉमर्स बिजनेस, इनमें डिफरेंस क्या है? कॉमर्स तो बहुत बड़ी टर्म है, बिजनेस उसका एक पार्ट है। ठीक है। उसमें आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, अंडरस्टैंड द डिफरेंट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। ओके। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है भाई, ठीक है। अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेसेस। ओके। स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉमर्स। स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स एंड स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है। सो पहला चैप्टर बड़ा बेसिक और इंट्रोडक्टिव चैप्टर है।
इससे आपको अगले आने वाले चैप्टर्स की जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्ड होने वाली है। देन उसके बाद में फिर आपका ट्रेड है, ट्रेड के ऊपर बातें होंगी। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस क्या होता है उसके ऊपर बातें होंगी। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। फिर HUF जिसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, उसके टाइप्स है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, जितनी भी हम कंपनीज देखते हैं। एंड देन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स, तो हम सब चीजों के इनके है ना मेरिट्स और डिमेरिट्स भी पढ़ने वाले हैं। मेरिट्स और डिमेरिट्स का मतलब क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स, कि भाई अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो आपका खुद का कंट्रोल है, इतना लीगल मैटर का झंझट नहीं है, बट देन लायबिलिटी अनलिमिटेड आ जाती है। सो ऐसे कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। देन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू। अब ये टू क्या है, आप एक बार जब पहला पार्ट पढ़ लोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। After going to this unit, the student learner would be able to state the meaning of forms of business organization। ठीक है, highlighted distinctive features of departmental stores, कि departmental stores क्या होते हैं। Understand the concept of statutory corporation। Okay, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूट जहां जहाँ पे आ रहा है मतलब क्या, लॉ से अबाइड जो है, मतलब गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स वगैरह। गवर्नमेंट कंपनी, अब कंपनी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें फर्क होता है। ठीक है, दोनों भी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ही होता है, बट कंपनी में क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी जो 100% गवर्नमेंट ओन है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन कोई कंपनी में किसी और का भी कुछ शेयर है, ठीक है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट गवर्नमेंट का है, बट पब्लिक में भी कुछ पैसा है, सो वो गवर्नमेंट ओन पब्लिक कंपनी हो गई, जिसमें कुछ पैसा पब्लिक का है और कुछ पैसा गवर्नमेंट का है। पब्लिक कंपनी क्या है, लिस्टेड है शेयर मार्केट के ऊपर, ठीक है, और उसमें पब्लिक्स की होल्डिंग है। पब्लिक मतलब आप जैसे मेरे जैसे जनरल लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हम बोलते हैं, और जो कोई और बड़े प्लेयर्स होंगे मार्केट में उनकी होल्डिंग है, सो पब्लिक कंपनी है। उसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, एक्ट में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ठीक है, उसकी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपकी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में कवर होगी, बट हम इसको यहाँ पे भी कवर करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। फिर है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या क्या होती है। और फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ MNCs। फिर इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, बिजनेस को सपोर्ट करने वाले इंस्टीट्यूट जैसे नाबार्ड है, सिडबी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज है, महिला बचत गट, वर्ल्ड बैंक। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बातें होती हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, बिजनेस और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस तो कर रहा है लेकिन कौन कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है। ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ओनरशिप मतलब कंपनी के मालिक, और मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनको बिजनेस को मैनेज करने के लिए दिया है फॉर की बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, अब देखो उसके बाद में फिर 8 चैप्टर के बाद में आपका बुक ही खत्म हो रहा है। तो चलो फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। ओके, यहाँ पे कुछ ये कन्वर्सेशन है, वो कन्वर्सेशन आपको हेल्प करेगा। ये आपको कन्वर्सेशन खुद को पढ़ना है, उसके बाद में कभी हम पढ़ेंगे। अभी इस पे टाइम पास नहीं करेंगे, हम सीधा आएंगे इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन, ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, सो दे कीप देमसेल्व्स बिजी एंड डू सम एक्टिविटी थ्रू आउट देयर लाइफ। ऑल एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी ध्यान में लाओ, इकोनॉमिक्स इंपैक्ट होने वाली है आपकी एक्टिविटीज है, मतलब कोई बिजनेस एक्टिविटी है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे पैसा जनरेट होने वाला है, राइट। सो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक जो आपकी पर्सनल है, जिससे इकोनॉमी को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या लिखा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, पर्सनल PERSONAL, और एक होता है PERSONNEL। ठीक है, ये पर्सनल मतलब अपनी पर्सनल, पर्सनल बातें बोलते हैं ना हम लोग, प्राइवेट वो। पर्सनल सोशल रिलीजियस कल्चरल सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स विदाउट एनी मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर। सो आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है, ठीक है, पाव भाजी बना रही है फेवरेट, तो क्या वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो आपकी फैमिली के लिए बना रही है। लेकिन वही अगर पाव भाजी, टेस्टी पाव भाजी, अगर 70 रुपीज पर प्लेट में बेचना शुरू कर दो आप घर से ही, जोमेटो पे लिस्ट करवा रहे हो अपने आप को, और आप घर से ही 100 प्लेट रोज की बेच रहे हो, ठीक है, और 7-8 हज़ार की इनकम आप कर रहे हो, तो क्या ये बिजनेस है? हाँ ये बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन आया, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस में। प्रॉफिट मोटिव है आपका, पैसा कमाना है। और ये आप पर्सनल एक्टिविटी के लिए नहीं कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो टू डिफरेंट पीपल्स, राइट, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए आप नहीं कर रहे हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो आप पर्सनल चीजों के लिए कर रहे हो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे रीडिंग बुक्स। तो बुक रीड करना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है नहीं, आप खुद के लिए कर रहे हो, लेकिन बुक लिख रहे हो आप,
और उस बुक को फिर बेच रहे हो, उससे रॉयल्टी इनकम कमा रहे हो। रॉयल्टी क्या होती है? जैसे आपकी बुक है, पब्लिशर है, उसको आपने दे दी है मेरी बुक है, ये बहुत चलती है, उसको मालूम है, तो वो क्या करता है, आपकी बुक बेचता है और उसके पीछे जितना पैसा मिलेगा उसका कुछ परसेंटेज आपको देता है, रॉयल्टी। ठीक है। सो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी देखो क्या क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। प्रोड्यूस हो रहा है कुछ ना कुछ, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एंड कंजम्पशन हो रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ एट ऑल लेवल्स विद इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैसिलिटेट अर्निंग लाइवलीहुड। देखो इसमें कितनी बड़ी बात बोल दी इसने। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही मिल रहा है। मान लो बार्टर एक्सचेंज हो रहा है, आज से कुछ सालों पहले, कुछ सदियों पहले है, जब मान लो कैश नहीं थी जो हम आज लोग कर रहे हैं, उस वक्त क्या होता था? मोहनजोदारो, आपने फिल्म देखी होगी ऋतिक रोशन की। वो कुछ तो प्रोडक्ट देते हैं, कमोडिटी देते हैं, उसके अगेंस्ट जो उनको चाहिए वो चीज लेते हैं। तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी? ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, क्योंकि मनी इज वर्थ वहां पे था, राइट? सो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। मान लो गारमेंट्स की कोई कंपनी है जहां पे एक वर्कर काम कर रहा है। सो जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है कॉटन का, वहां पे कॉटन से क्या हो रहा है, कॉटन से वहां पे कपड़ा बन रहा है, फिर उसका कलरिंग वगैरह भी हो रहा है, ठीक है, और फिर उसकी कटिंग वगैरह होके प्रॉपर कपड़ा रेडी हो रहा है। सो इस पूरी प्रोसेस में प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोक्योरमेंट हो रहा है। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या? प्रोक्योर करना मतलब लेना, ठीक है, और परचेज करना इन सिंपल। डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, राइट, क्योंकि कंपनी कोई कपड़े बना के अपने पास रखने वाली है या सिर्फ वर्कर के लिए बना रही है? नहीं, वो कपड़े बना के किसको जाने वाला है? बेचने के लिए, तो प्रॉफिट आएगा, कंज्यूम होने वाला है। क्यों? क्योंकि कस्टमर, कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है, तो वो क्या बन जाता है? कंज्यूमर। सो कस्टमर और कंज्यूमर में दो डिफरेंस है। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? जो फाइनल है, किसमें? कंजम्पशन ऑफ गुड्स में, जो फाइनल पर्सनल है। जैसे मान लो एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपसे गुड्स परचेस करता है और फिर आगे रिटेलर को बेचता है, फिर रिटेलर फाइनल कस्टमर को बेचता है। जो फाइनल कस्टमर है वो उस गुड्स का यूटिलाइजेशन करने वाला है। तो चाहे फिर वो कपड़ा हो, या फिर चाहे आपका मकान हो, या चाहे फिर आपकी खाने पीने की कोई चीज हो। सो अगर बालाजी का वेफर्स मैं खा रहा हूं तो मैं कौन हूँ? कंज्यूमर हूँ। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स कौन है बालाजी कंपनी के लिए? कस्टमर्स है उसके, क्योंकि वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उससे माल परचेस कर रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं उसका, राइट? सो कस्टमर और कंज्यूमर में भी ये थिन डिफरेंस है। देने वाले तो दोनों भी पैसा है, बट जो फाइनल यूज करने वाला है वो कंज्यूमर। और कस्टमर, कस्टमर इज वन हु इज पेइंग यू फॉर यूजिंग योर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद देखो बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजीनेस, बिजी बिजी बिजीनेस, ठीक है। तो क्या प्रोफेशन में बिजीनेस नहीं होता है? प्रोफेशन, प्रोफेशन में तो बिजनेस से ज्यादा बिजनेस होता है, ओके। बट अभी ये बिजनेस और प्रोफेशन में भी डिफरेंसेस है, बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। तो बिजनेस जनरली क्या लगता है आपको? अभी कोई वड़ा पाव बना रहा है, ठीक है, गाड़ी पे, वहां पे उसके पास में एक एम्प्लॉय और वो खुद एक है। वो वड़ा पाव बना रहा है सुबह से लेकर शाम तक, मस्त 500 600 वड़ा पाव बना रहा है, 20 रुपए का एक, 8 10 हज़ार का रोज का बिजनेस कर रहा है मान लो। तो क्या वो बिजनेस है? ऑब्वियसली बिजनेस है। धंधा चाहे कोई भी हो, ठीक है। क्या डायलॉग याद आ गया? बिजनेस है, हर चीज बिजनेस है अगर आप वो प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हो। सो एक बार इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं भाई बिजनेस के बारे में। बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। एक सिंगल आदमी भी कर सकता है या कुछ लोग मिलकर भी कर रहे हैं, उसको भी हम बिजनेस ही बोलेंगे। इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्संस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन मार्केट टू रीप द रिवार्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स। इट सेटिस्फाइज मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सो इनका बोलने का मतलब क्या है कि जो कलेक्टिवली मिलके, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली मिलके बिजनेस कर रहे हैं, अपने गुड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनको प्रॉफिट मिले। तो स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप का मतलब समझता है? स्टार्टअप की डेफिनेशन को छोड़ दो, डेफिनेशन तो कॉम्प्लिकेटेड है। एक जनरली, जैसे मान लो आज मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा स्टार्टअप है ये। सो वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ? मान लो मैं ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं लोगों को कुछ टिप्स, ठीक है, टिप्स, जैसे शेयर मार्केट में आजकल टिप्स चलती है, तो मैं उनको प्रोफेशनली ये चीजें देना चाहता हूँ। उसके आगे मेरे को वो लोग पैसा देने वाले हैं और वो उनका पैसा भी बनने वाला है मेरी टिप्स पे। तो क्या ये बिजनेस है मेरे लिए? यस, ऑफ कोर्स बिजनेस है, क्योंकि मैं मेरी मेथोडोलॉजी, मेरी मेहनत, मेरा एनालिसिस लगा रहा हूँ और उससे कुछ मेरी सर्विस दे रहा हूँ, उसके आगे मैं पैसा ले रहा हूँ। सो इट इज अ बिजनेस। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट produced in factories. Goods can be produced with the manpower or with the help of machines.
एग्जाम्पल, कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सो जो फार्मर कर रहा है, जहाँ पे वो अपने पीस ऑफ लैंड पे जो भी गेहूं चावल जो भी उगा रहा है, तो क्या वो प्रोडक्शन है? ऑफ कोर्स प्रोडक्शन है वो। और कन्वर्टिंग ऑयल सीड्स इनटू एडिबल ऑयल, मान लो फार्मर जो है ना, वो क्या कर रहा है, ऑयल सीड्स जहां से निकलती है, जैसे कॉटन, कॉटन के अंदर से जब कॉटन निकलता है ना, उसमें से कुछ ऑयल सीड्स का भी मटेरियल निकलता है, जिसका यूज होता है फॉर सरकी, जिसको बोलते हैं हम लोग तेल बनाने के लिए। सो वो कंपनी सरकी का इस्तेमाल कर रही है फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू एडिबल ऑयल, मान लो। तो क्या ये ऑयल जो बन रहा है ये प्रोडक्शन एक्टिविटी है? यस, इट इज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो जो फार्मर कर रहा है वो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, और जो बिजनेसमैन जो फैक्ट्रीज वाले कर रहे हैं वो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी ही है। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यार, बात समझो, अभी आपने गुड्स कुछ बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है? टैलेंट तो आपके अंदर है, लेकिन मार्केटिंग एबिलिटी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मार्केटिंग नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक है, गुड्स में इतनी क्वालिटी नहीं है या इतने ऑप्टिमम लेवल के नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग आपको बीट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सबसे ज्यादा खर्चा किसी भी स्टार्टअप का या किसी भी बिजनेस का आता है ना, आफ्टर दिस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, वो आता है ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे। क्योंकि आजकल अगर मार्केटिंग करना है तो करना पड़ता है एड्स। आप यूट्यूब देखते होंगे, आप कोई भी सोशल मीडिया देख लो, ये भी क्या, ये बिजनेस है। यूट्यूब का क्या बिजनेस है? लोगों की एड्स को शो करना, ये उसका बिजनेस है। उसकी जब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनता है ना, तब एड्स इनकम सबसे ज्यादा दिखती है उसके अंदर, राइट? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से जो इनकम आ रही है उसमें से कुछ हिस्सा वो यूट्यूबर्स को दे रहा है और कुछ हिस्सा खुद रख रहा है। सो अगर मान लो 1 करोड़ यूट्यूबर्स है टोटल, तो उन 1 करोड़ यूट्यूबर से जितना पैसा आ रहा है बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मान लो 1 लाख करोड़ आ रहा है, तो उसमें से वो 20,000 करोड़ यूट्यूबर्स को बांट रहा है और 80,000 करोड़ खुद रख रहा है। सो ये भी क्या है, बिजनेस है। सो मार्केटिंग तो इंपॉर्टेंट है। जब भी आप यूट्यूब खोलते हो आपको जोमेटो की ऐड दिखती होंगी, अभी किसी और चीज की दिखती है, राइट? सो वो क्या है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है, राइट? सो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग विच फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। सो इतना, अभी सप्लाई चेन अगर आप पढ़ोगे, सप्लाई चेन इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसमें आपका प्रोक्योरमेंट से लेके फाइनल डिलीवरी ऑफ गुड्स तक जितनी भी प्रोसेस है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आपको गुड्स चाहिए 3 दिन के अंदर। गुड्स है दिल्ली में, दिल्ली से गुड्स यहाँ आएगा, कैसे आएगा? ब्लू डार्ट से आएगा या और किसी डिलीवरी से आएगा और ना किसी कुरियर से आएगा। सो वो क्या है उनके लिए? सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर है तो बिजनेस ही ना। बिजनेस का मतलब क्या, जरूरी है कि सिर्फ आप गुड्स ही ट्रेड करो? नहीं, सर्विस इज ऑल्सो अ बिजनेस। तो सर्विस सेक्टर ऑल्सो एड्स टू बिजनेस। सो देखो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस क्या क्या लिखा है, प्रोफेसर हैने ने क्या बोला है बिजनेस के बारे में। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। तो जितनी भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं टुवर्ड्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बिजनेस। ठीक है भाई, ये बोला है। अरे एक मिनट, इसको ठीक है, all human activities which are directed towards production and processing of wealth. ओके, प्रोफेसर प्राइड हॉग्स एंड कपूर, इन्होंने क्या बोला है? द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड्स। सो इंडिविजुअल्स, इन्होंने प्लूरल वर्ड यूज किया है। तो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स है, मतलब बिजनेस में प्रोक्योरमेंट जो कर रहा है वो भी इंडिविजुअल हेल्प कर रहा है। जो एक्चुअल में परचेस प्रोसेसिंग फाइनलाइज कर रहा है वो भी आपको हेल्प कर रहा है। फिर उस परचेस का जो कन्वर्जन हो रहा है ऑफ गुड्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स, वो भी आपको हेल्प कर रहा है। मार्केटिंग आपको हेल्प कर रही है। तो ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट से आपको हेल्प कर रहे हैं, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट के जितने भी इंडिविजुअल मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं फॉर अ प्रॉफिट, कुछ भी हो, गुड्स और सर्विसेज, तो क्या है ये? दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड्स। सोसाइटी की नीड है तभी तो। सोसाइटी मतलब कौन? अभी आप, मैं, हम लोग कौन है? पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब मुझे घर बैठे बैठे खाना चाहिए, इसलिए तो जोमेटो आया ना। मान लो मुझे घर बैठे बैठे खाना चाहिए ही नहीं बाहर से, मैं बाहर जाके ही खाता, ऐसा अगर कोई कंट्री है जहाँ पे लोग घर बैठ के खाना बुलाते ही नहीं है, हमेशा होटल में जाते हैं, तो क्या वहाँ पे जोमेटो का बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो सेल फॉर अ प्रॉफिट, भले ही तुरंत प्रॉफिट ना आए, 3 साल 4 साल ये लोग लॉस में बिजनेस करते हैं, और उसके बाद एक बार
इनका बिजनेस नेचर, बिजनेस मॉडल फाइनलाइज हो गया, फिर लोगों को आदत लग जाती है। फिर लोग क्या करते हैं, पैसे जा रहे हैं, जाने दो जाने दो जाने दो, और फिर पूरा पैसा वो कंपनी कमाती है, राइट। अब देखते हैं एक बार इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पूछा तो भी आप यही लिखोगे, और फीचर्स पूछा तो भी आप यही लिखोगे, बिकॉज दोनों का मतलब सेम ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स। सो बिजनेस क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था नॉन इकोनॉमिक, ये नॉन इकोनॉमिक नहीं है, इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग एंड सेंटिमेंट। ठीक है ना, बिजनेस में कोई सेंटिमेंट, लव, अफेक्शन होता है क्या? नहीं। ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, फॉर पैसा, पैसे के लिए चल रहा है सब कुछ। टू पार्टीज, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज। मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, द सेलर एंड द बायर। अब बायर ही नहीं है और सेलर दुकान लगा के बैठा है, तो क्या होगा? हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो क्या बिजनेस कर रहा है, इसका तो कोई कस्टमर ही नहीं है। और मान लो कस्टमर तो बहुत है लेकिन सेलर कुछ ही है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेलर का धंधा बहुत चल रहा है, मोनोपोली है मार्केट में। मोनोपोली, मोनोपोली मतलब क्या? एक का ही राज चलता है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर विच में बी ओवरऑल रिटर्न। तो अभी जब आप सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी बाजार में है, तो क्या वहां पे चिट्ठी, पेन, पेंसिल लेके जाते हो कि ये मैं आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि मैं आपसे इतनी भिंडी खरीदी कर दूंगा, इतने आलू खरीदी करूंगा? नहीं ना, ओरल है वो तो, कि भाई ये लो 50 का, बोले नहीं 45 का दे दो, नहीं 40 का दे दो, फिर वो कुछ तोमझम करके, है ना, क्या आता है, फिर आप कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करके आ जाते हो। सो वो क्या है, वो ओरल, ओरल एग्रीमेंट है। सो टू पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, वन इज सेलर, वन इज बायर। और इसमें थर्ड पार्टी एक और आती है, वो है एजेंट। एक बायर, एक सेलर और एजेंट भी है, तो एजेंट का भी क्या है, बिजनेस है, दो लोगों को मिलवाना, राइट। प्रॉफिट मोटिव, द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। तो कोई भी बिजनेस है उसका मेन इंटेंशन प्रॉफिट ही कमाना है। जिस भी बिजनेस का इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें जब हम लोग बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, तो हम वर्डिंग यूज क्या करते हैं? जब बिजनेस की हम लोग बनाते हैं तो हम लोग यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मोटिव क्या है? प्रॉफिट, राइट। लेकिन जिस वक्त हम लोग बैलेंस शीट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फॉर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है समाज के अंदर अंधश्रद्धा का निर्मूलन करना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो डोनेशन ले रही है और उसके ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं उसका काम कर रहा है। या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स इवेंट करवा रही है जिसका मेन इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, या अनाथ बच्चों को सहारा देना, ऐसी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज है, ठीक है, सोशल वर्कर्स की मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है। सो उसकी जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं वहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तब हम उनके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे तो वो सही नहीं है। दिस इज देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी हुई? मान लो 1 करोड़ रुपए का डोनेशन आया, 90 लाख रुपए का खर्चा हो गया, 10 लाख रुपए रिजर्व में पड़ा है, तो वो अगले साल फिर यूटिलाइज होगा, फिर कुछ डोनेशन आएगा, फिर यूज होगा, ठीक है। सो ये प्रॉफिट मोटिव से चलता है, वो बिजनेस है। विदाउट प्रॉफिट मोटिव इट इज नॉट अ बिजनेस, देन इट इज अ नॉट फॉर अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Production of goods and services. Before exchanging the goods and services, they should be produced by business enterprises. Goods are either manufactured or produced from the supplier or procured from the supplier with the aim of selling it for further to the consumers for profit. ओके, सो यहाँ पे बात चल रही है, जैसे मान लो बीकाजी की है। बीकाजी की जो एजेंसी ले रहा है वो क्या कर रहा है? प्रोक्योर कर रहा है, किससे? बीकाजी से। क्या कर रहा है? चिवड़ा, फरसाना, जितने भी आइटम्स है वो ले रहा है टू सेल एट अ प्रॉफिट। तो मान लो अगर 20 रुपए की कोई चीज ले रहा है और 23 रुपए में बेच रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर ऐसी वो 1 लाख चीजें ले रहा है तो 3 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है वो, राइट। सो क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, प्रोक्योर करके। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेस करना, खरीदना, ठीक है। और जो बिकाजी खुद है वो क्या कर रहा है? वो मटेरियल लेके और जितनी भी चीजें लगती है, इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वो ला के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा के प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर वो डिलीवरी कर रहा है किसको? सप्लायर्स, कस्टमर्स को। उसके उसके कस्टमर्स कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना ही चाहिए, उसके बिना आप सर्विस दोगे कैसे? अगर मुझे ब्लू डार्ट से कोई कुरियर मंगवाना है तो वहां पे ब्लू डार्ट को अपने पास में सर्विस देने के लिए जो उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी पार्सल जैसे भी आ रहा होगा, वेदर इज इनलैंड एयर पार्सल या आपका नॉर्मल पार्सल जो ट्रक से आ रहा है, कहीं बस से आ रहा है, जिस भी चीज से आ रहा है कुरियर, सो वो होना चाहिए। वहां से सर्विस देने वाले लोग होने चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं से वो सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। सो यही बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट।
फिर है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनीज वर्थ। सो मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी, बाइंग नोटबुक फॉर कैश। ठीक है, आप ये किताब खरीदी कर रहे हो तो ये क्या है, मॉनेटरी एक्सचेंज है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, किताब ले रहे हो। On the other hand, in the case of barter exchange, goods and services are exchanged for some other goods and services. Wheat is exchanged for rice. तो आ गया आपको ध्यान में मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन, कि भाई ये दो वो लो। सो दो चीजें जब एक्सचेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं बार्टर। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर ओन कंजम्पशन, stitching a dress for a daughter, it cannot be called as a business activity, but stitching a dress in a tailoring shop and taking stitching charges for that is a business activity. सो टेलर अपने बेटे के लिए बेटी के लिए अगर कोई ड्रेस सिल रहा है तो क्या वो उसके लिए बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं है, पर्सनल यूज है उसका। लेकिन अगर वही किसी कस्टमर के लिए कर रहा है, मान लो मैं गया, मैंने बोला यार ये शर्ट बड़ा अच्छा लग रहा है तो इसको ये कपड़ा दे देते इसको और इसका तू बना दे शर्ट मेरे को, उसने मेरे से लिया 600-700 रुपए, ठीक है, सिर्फ स्टिचिंग के, और मान लो 2000 रुपए का मान लो कपड़ा आ गया तो 2600 रुपए का शर्ट बना। तो अब ये क्या है, क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? ऑफकोर्स ये बिजनेस एक्टिविटी है। डीलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज, देखो यहाँ पे लिखा है ऊपर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज। Every type of business transaction is concerned with either goods or services. In the absence of goods and services, business cannot take place. These goods are consumer goods or capital goods. समझ लो इसको, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, आगे पढ़ेंगे। However, services created for business purpose are intangible, which are essential for doing business. Transportation, banking and insurance, कितनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है? TBI, ट्रांसपोर्टेशन। अब किसी भी बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, कुरियर्स वगैरह जितना भी होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के बिना तो बिजनेस एक भी दिन नहीं चल पाएगा अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। इवन जो वड़ा पाव के गाड़ी वाला, अगर उसके पास में अगर उसको कुछ इमरजेंसी चीजें लानी है तो ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट। बैंकिंग, बैंकिंग बिजनेस में बताओ, बैंकिंग बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंक क्या करती है, बैंक का बिजनेस क्या है? लोगों से डिपॉजिट लेना, FD, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, ठीक है, RD, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें भी दो कैटेगरी है, एक होता है आपका, कौन सा होता है एक, चलो इसको एक बार है ना हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। देखो, एक आपका होता है टाइम डिपॉजिट्स और एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है, हे यार, आप कुछ डिपॉजिट रख रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिसमें मान लो फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? सेविंग अकाउंट, आप बैंक में जो सेविंग अकाउंट खोलते हो ना, और करंट अकाउंट, इतना समझ लो, ये समझ गए तो काफी है अभी के लिए। सब बताओ, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, मैंने 5 साल के लिए बैंक को पैसा दे दिया। मान लो मैंने 1 करोड़ दे दिया, बैंक को बोला आप मुझे कितना दोगे, बैंक बोलते हैं मैं आपको 7% देंगे हम लोग। मैंने बोला ठीक है, 1 करोड़ पे 7 लाख रुपए ऐड होगा, फिर 1 करोड़ 7 लाख पे 7% ऐड होगा, ऐसा कंपाउंडिंग होते जाएगा। रिकरिंग में बैंक बोलती है एक काम करो, आप 1 करोड़ रुपए हमको एक साथ मत दो, आप हमको है ना 8,50,000 रुपए हर मंथली दे दो, ठीक है। सो वैसे भी चलेगा, मैंने बोला। सो उसके ऊपर क्या होगा, हर महीने मेरा इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा मंथली। सो रिकरिंग डिपॉजिट है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास में अथॉरिटी नहीं है कि मैं जब चाहे तो अपने मन से पैसा निकाल लूं, क्योंकि एक बार मैंने डिपॉजिट कर दिया FD या RD, तो वो क्या है, बैंक के पास में वो कुछ टाइम के लिए रहेगा। FD 5 साल के लिए रहेगी। अगर मैं FD तोड़ता हूँ, मुझे इमरजेंसी कैश लगने वाली है, FD तोड़ सकते हैं, ऑफकोर्स तोड़ सकते हैं, पैसा तो आपका है, तो आपको कुछ चार्जेस लगता है या कुछ इंटरेस्ट ऐसा है जो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा भी होता है। सो उसको बैंक के रूल्स पे डिपेंड होता है। और डिमांड डिपॉजिट्स मतलब नाम से मालूम पड़ता है, डिमांड, जब चाहो तब कस्टमर निकाल सकता है। सेविंग अकाउंट से आप जब चाहे तब पैसा भेज सकते हो ना किसी को भी, कोई रोक रहा है आपको? नहीं रोक रहा है। करंट अकाउंट में तो कंटिन्यूसली पैसा आता जाता रहता है। करंट अकाउंट किसके लिए होता है? बिजनेस के लिए। मान लो एक बिजनेस है जिसमें अभी फोन पे, गूगल पे के जो जो आप 10-10, 5-5 रुपए के ट्रांजेक्शन करते हो, बिजनेसमैन के सेविंग अकाउंट में अगर वो आएंगे तो कितने सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। बट करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में आपके हजारों लाखों ट्रांजेक्शन आ सकते हैं। करंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलता है? नहीं मिलता, रेयरली मिलता होगा कहीं पे भी। लेकिन करंट अकाउंट के चार्जेस लगते हैं, उल्टा आपको जेब से देने पड़ते हैं, क्योंकि बैंक आपका अकाउंट मेंटेन करने वाला है।
बट सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, यस, 4%, 4.5% जो भी रेट चल रहा है वो आपको, या 3.5% करंट रेट के हिसाब से अगर मिल रहा है तो आपको इंटरेस्ट मिल जाता है सेविंग अकाउंट के ऊपर, क्योंकि आप वहाँ पैसा सेव कर रहे हो। सो पैसा कंटिन्यूसली आ जा नहीं रहा है, इसलिए इसके अंदर कुछ लिमिट्स भी होती है कि वीकली आप इतने पैसे निकाल सकते हो या इतने बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इसके ऊपर अगर करोगे तो इतना चार्जेस लगेगा, राइट, क्योंकि इसका इंटेंशन सेविंग है, करंट अकाउंट बिजनेस के लिए। वो टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट का इतना डिफरेंस समझ लो। सो हम कहाँ से डाइवर्ट हुए थे अपने बिजनेस से, बैंकिंग के बिजनेस है। सो बैंकिंग का बिजनेस क्या है, डिपॉजिट लेना और लोन देना। सो क्या है बैंकिंग का बिजनेस इंपॉर्टेंट है मेरे बिजनेस के लिए। मान लो अब मैं बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को कुछ फंड्स की जरूरत है, एडिशनल फंड्स की, तो मैं किसके पास जाऊंगा, बैंक के पास जाऊंगा। सो अगर बैंक ही नहीं होगी तो मेरा धंधा ही खत्म हो जाएगा, सही है। सो इसको बचाने के लिए मुझे बैंक की भी जरूरत पड़ती है, ओके। सो फिर से अपने पेज पे आते हैं। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, बैंकिंग और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरा गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, बड़ा काम कर रहा हूँ मैं, कोई एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और बीच में इस समुंदर में आ गया, क्या आ गया, कोई बहुत बड़ा बारिश आ गई, या कुछ बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, आई एम फेलिंग टू रिकॉल द वर्ड, जो अभी बीच थोड़े दिन पहले अभी कुछ चल रहा था। सो ऐसा अगर कोई तूफान आ रहा है जिससे मेरा कंटेनर पलट सकता है, तो मेरा तो करोड़ों का माल चला गया उसके अंदर, तो उसको सेव कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसे आप कोई नई गाड़ी लेते हो तो 1,000 2,000 का आपका प्रीमियम आता है, 70-80,000 की गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो क्या होता है, प्रीमियम आपके जेब से जा रहा है तो आपका खर्चा हुआ, लेकिन वो जरूरी है, ऑफ कोर्स वो जरूरी है। अगर मान लो आपने नई गाड़ी ली और 10 दिन के अंदर गाड़ी ठोक दी, गलती आपकी नहीं थी, सामने वाले ने ठोक दी, और आपका इंश्योरेंस नहीं था, तो क्या आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन देगा आपको क्लेम। इसीलिए तो इंश्योरेंस को कंपलसरी करवा दिया। गाड़ी नहीं ले रहे हो तो कंपलसरी आपका इंश्योरेंस होगा ही होगा, और लेने के बाद भी आपको इंश्योरेंस कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। जब तक गाड़ी चलाओगे, जब तक गाड़ी में जान है, तब तक इंश्योरेंस रहेगा ही रहेगा, ओके। सो गुड्स देखो, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स नाम से ही, जैसे मान लो टी मिल्क यहाँ लिखा है इन्होंने, पेंसिल है, मान लो मैं बोलता हूँ ड्रेस शर्ट, ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, राइट। या आपकी नोटबुक पेन पेंसिल जितनी भी चीजें हैं कंज्यूमर गुड्स है। अब बताओ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है, मशीनरी प्लांट फर्नीचर। सिर्फ एक कैपिटल इसका वर्ड यूज क्यों किया है, देखो एक ऐसे गुड्स है जो कंज्यूम होने वाले हैं, और एक ऐसे गुड्स है जो काफी टाइम तक चलने वाले हैं, ओके। अब मान लो एक कंपनी है जिसका काम है चाय पाउडर बनाना, ठीक है, टाटा टी का काम है चाय पाउडर बनाना। तो टाटा टी के लिए जो चाय पाउडर फाइनल प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि वो बेचने वाला है। लेकिन चाय पाउडर बनाने की जो मशीन है, क्या मशीन बेचने का काम टाटा का है, नहीं है। सो क्या वो मशीन टाटा के लिए कंज्यूमर गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, फटाफट बताओ, क्या है, कैपिटल गुड्स है, राइट। सो कैपिटल वर्ड तब यूज हो रहा है जब वो, जनरली आपको बताता हूँ मैं, कैपिटलाइज हम कब करते हैं चीजों को। जैसे मान लो मैं कोई असेट परचेस कर रहा हूँ, ठीक है, जो 1 साल से ज्यादा चलेगी ऑब्वियसली। कोई मशीनरी परचेस कर रहा हूँ मैं, प्लांट लगा रहा हूँ, बहुत बड़ा प्लांट लगाया मैंने शुगर फैक्ट्री का मान लो, सो वो तो काफी टाइम तक चलेगा। सो ऐसी असेट्स जो इलिजिबल है फॉर कैपिटलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन क्राइटेरिया, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। लेकिन मान लो अभी टाटा जो मशीन बना रहा है, उस मशीन को बनाने वाली कोई और एक कंपनी है। सो उस कंपनी के लिए वो क्या है, क्या वो कंपनी के लिए कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है। चाय चाय पाउडर बनाने की जो मशीन है, या जो भी इक्विपमेंट्स लगते होंगे उसमें, उस इक्विपमेंट्स को बनाने वाली जो कंपनी है उसके लिए वो कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि टाटा उसके लिए फाइनल कंज्यूमर है। समझ में आ रहा है आपको क्रोनोलॉजी। टाटा जिस मशीनरी से चाय पत्ती बना रहा है, वो चाय पत्ती हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स है, टाटा के लिए भी कंज्यूमर गुड्स है। बट वो जो मशीन है वो टाटा के लिए कैपिटल गुड्स है। लेकिन टाटा जिससे वो मशीन परचेस कर रहा है, उस वेंडर के लिए, उस सप्लायर के लिए, वेंडर मतलब सप्लायर के लिए, वो क्या है, वो कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि टाटा इज द फाइनल कंज्यूमर ऑफ दैट मशीन। क्योंकि टाटा वो मशीन नहीं बेच रहा है हम लोगों को, उस मशीन का यूज करके चाय पत्ती बना के बेच रहा है, ठीक है। सो ये डिफरेंस समझो दोनों चीजों में, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन। आज ट्रांजैक्शन किया और फिर साल के एंड में ट्रांजैक्शन किया, तो क्या तुम बिजनेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। लेकिन मान लो आज ट्रांजैक्शन किया 100 करोड़ का, परचेस कॉस्ट थी 80 करोड़ की, तो 20 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया, और फिर ईयर एंड में ट्रांजेक्शन किया, तो क्या रेगुलरिटी है, नहीं है। बट दैट अमाउंट शोज कि नहीं भाई, इसने 2 ट्रांजेक्शन ही पूरे साल में किए, बट बहुत बड़े बड़े थे, और वो बिजनेस प्रूव हो रहा है। सो इज इट अ बिजनेस, देन इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स
एंड सर्कमस्टांसेस, बट इट विल बी काउंटेड एज अ बिजनेस। लेकिन मान लो 100 रुपए का आपने ट्रांजेक्शन किया स्टार्ट में और एंड में 70 रुपए का किया, तो क्या हम बिजनेस बोलेंगे इसको? नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेगुलरिटी नहीं है। भले ही तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा सब कुछ है, बट उसमें रेगुलरिटी नहीं है। One single transaction does not constitute business. If a person sell his own motor car and earns profit, then it will not be considered as a business activity. भले ही पैसा आ रहा है, देखो बिजनेस एक्टिविटी में लोगों ने पढ़ा था कि मॉनेटरी कंसिडरेशन होना चाहिए मॉनेटरी एक्टिविटी के लिए। सो मेरा अगर मोटर कार्स को भाड़े पे लेने का काम है और फिर उनको भाड़े पे देने का काम है आगे, तो क्या मेरे लिए बिजनेस है? मोटर कार्स को अगर मुझे परचेज करके आगे बेचने का काम है, तो क्या मेरे लिए बिजनेस है? लेकिन मेरी पर्सनल मोटर कार को मैं क्या कर रहा हूँ? बेच दे रहा हूँ। मान लो मैंने 1 लाख की परचेस की थी, काफी टाइम हो गया, अभी तो उसकी मार्केट वैल्यू 20,000 भी नहीं आएगी, मेरे को 40,000 में बेच दिया मैंने, तो 20,000 का मैंने गेन कमाया, तो पैसा तो आ रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, बट स्टिल इज इट अ बिजनेस? नो, इट इज नॉट माई बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, ओके। देन है आपका अनसर्टेन रिटर्न्स। इन बिजनेस रिटर्न्स आर नेवर प्रिडिक्टेबल और गारंटेड। बिजनेसमैन में अर्न अ प्रॉफिट और सफर अ लॉस। तो गारंटी है क्या कि प्रॉफिट होगा ही? किसी भी बिजनेस का बहुत कम है चांसेस कि तुम गारंटी दो। प्रॉफिट होगा कुछ ना कुछ, बट तुम गारंटी नहीं दे सकते। सो अनसर्टेनिटी है रिटर्न्स में बिजनेस के अंदर। एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कॉन्सर्न विथ एक्सपोजर टू लॉस। एक्सपोजर टू लॉस मतलब क्या? कि भाई अगर सही सही से बिजनेस नहीं चल पाया तो लॉसेस भी हो सकते हैं। सो लॉस लेने की कैपेसिटी अगर आपकी है, तो ही आप फिर बिजनेस करने की हिम्मत भी करो। अगर नहीं है तो आप प्रोफेशन में आ जाओ। प्रोफेशन मतलब क्या भाई? आप सैलरी कमा रहे हो, वो रिस्क है ही नहीं। जॉब जाने की रिस्क है वहां पे, ठीक है, अगर मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ तो जॉब जाने की तो रिस्क है, लेकिन मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस चले ही ना, इसकी भी तो रिस्क है। तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? रिस्क इन बिजनेस इज मच मच हायर देन रिस्क इन प्रोफेशन। ठीक है, और every business will have some exposure to other risks. Intensity of risk can be minimized but cannot be avoided completely. Certain factors are beyond the control of businessmen, like changes in consumer tastes, like dislikes, fashion, changes in methods of production, fire, theft, natural calamities, etc. No business is free from the above mentioned factors. समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लो कोडक, कोडक का जो बिजनेस था, कोडक कोडक मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कैमरास की। ठीक है, वो सेल वाले जो आप आते थे ना पहले, कैमरास बहुत सारे जिसमें वो मास्टर था, वो क्या हो गया? फेल हो गया। और आज अलग ही कंपनीज आ गई है मार्केट में जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया। सो बिजनेस क्या होता है? वो होता है जहां पे आप चेंज को एक्सेप्ट भी कर रहे हो। अगर मैं अभी गूगल करता हूँ वाई कोडक फेल्ड, ठीक है, तो देखो उसके रीजंस क्या आते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ वाई कोडक फेल्ड। The battery life, charging, recording issues of the camera, failure to adopt new technology of digital photography and changing market needs. जब कोई एक कंपनी किसी भी प्रोडक्ट में मास्टर बन जाती है, उसको लगता है मेरे सिवा इसमें कोई नहीं है, राइट? जैसे टाइटैनिक, टाइटैनिक को लगा था कि ये जहाज अब कब डूबेगा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा और इतना स्पेशियस और वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट, लेकिन पहले ही उसकी सफर में वो डूब गया। तो कंपनी का भी ऐसा ही है। अगर तुम चेंजिंग डिमांड्स को और चेंजिंग नीड्स को मीट नहीं करोगे तो कस्टमर इज किंग। ठीक है, अल्टीमेट ओनर का भी बाप कौन है? कस्टमर है। कस्टमर की अगर तुम डिमांड को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो हो गया, आपका बिजनेस ही खत्म हो गया। समझ रहे हो? तो इसमें काफी सारे आइटम्स दिए गए हैं कि क्यों बिजनेस फेल हुआ। इसकी केस स्टडी कभी हम बनाएंगे कि वाई कोडैक फेल्ड, उसके रीजंस क्या थे, उसकी बैलेंस शीट की टोटल क्या थी, कैसे कैसे बैलेंस शीट कम होती गई उसकी, लॉसेस कैसे बढ़ते गए, और ऐसा क्या हुआ कि उसने अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता या कोई डिसीजन अच्छा ले लिया होता तो उसका बिजनेस चल जाता। देखो डायरेक्टर्स की सैलरी काफी होती है कंपनी में, राइट, सीईओ सीएफओ की, लेकिन अगर वो डिसीजन सही नहीं लेते हैं, सो दैट कैन इम्पैक्ट ओवरऑल बिजनेस ऑफ कंपनी। समझ रहे हो आप? ओके, सो अभी आते हैं हम फिर से हमारे बुक पे। देन है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, हम लोगों ने देख लिया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। मॉडर्न बिजनेस बिलीव्स इन सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस। जैसे मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन का प्राइस आज से 10 साल पहले, मान लो 2010 नहीं 15 साल पहले, जब 2007 या 8 में, 6 और 7 में भी मैं भूल रहा हूँ अगर, तो जब टच स्क्रीन मोबाइल आए थे, तो उस वक्त उनकी प्राइस काफी ज्यादा थी और बहुत ही कम लो क्वालिटी के। आज के कंपैरिजन में वो मोबाइल को आप हाथ भी नहीं लगाओगे।
ऐसे क्वालिटी के मोबाइल्स मिल रहे थे एट अ प्राइस एट दैट टाइम 20, 25, 30,000 में, तो काफी महंगे थे, राइट। लेकिन आज क्या हो गया है, 25 से 30 के बीच में आपको इतनी सारी प्राइसेस, 5G है, 4 कैमरा है, 5 कैमरा है, बीच में से फोल्ड हो रहा है, आगे से फोल्ड हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है उसके अंदर, ऐसी काफी सारी आपको फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है। और आपके पास में ऑप्शंस भी काफी ज्यादा है। एक थ्योरी है कि जब सप्लायर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है ना मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन भी बढ़ती है। सो इंक्रीज इन सप्लायर्स, इंक्रीज इन कंपटीशन, और इंक्रीज इन कंपटीशन, डिक्रीज इन प्राइसेस। समझ रहे हो आप, क्योंकि रिजनेबल प्राइस पे ही देना पड़ता है फिर आपको। आप अगर थोड़ा भी प्राइस बढ़ाओगे तो गया, फिर आप धंधा टिक नहीं पाओगे उसमें। सही है। ओके, सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो बिजनेस, देखा ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है, राइट। आगे तो और भी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। सो सेक्रेटरी प्रैक्टिस में क्या होता है, एसपी के अंदर लीगल पार्ट, लीगल टर्मिनोलॉजीज काफी सारी यूज होती है, और उसमें है ना एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज्यादा है, ठीक है। आपको पढ़ना है तो आपको थोड़ा बोर होता है, आपको लगता है, बट आई विल स्टिल ट्राई कि उस सब्जेक्ट को भी अपन एकदम इंटरेस्टिंग बनाए। लेकिन ओसीएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको बिजनेस सिखा रहा है, राइट। बिजनेस की कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। अगर आगे जाके आपने मान लो ओसीएम नहीं लिया है और आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है, व्हाट आर कैपिटल गुड्स, ठीक है, तो आप कैसे फिर आगे बढ़ोगे, राइट। सो तब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। सो अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा वो था इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये 3 पार्ट होते हैं। फिर बिजनेस को हम लोगों ने पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, प्रॉफिट मोटिव होता है, बिना प्रॉफिट के नहीं चलता। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर। और बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी बिजनेस। फिर आता है बिजनेस की डेफिनेशन। प्रोफेसर हैनी ने बोला हुआ है बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानों ने की गई एक्टिविटीज, ठीक है। हो सकता है कल जाके कोई अब रोबोटिक वर्ल्ड आ जाए, और कंपनी में जहाँ पे 500 एम्प्लॉयज थे, आप वहां पे सिर्फ 5 ही एम्प्लॉय है, बाकी सब रोबोट काम कर रहे हैं। कहीं कहीं जगह पे तो ऐसा हो गया है कि जहाँ पे स्टोर्स में, जैसे डोमिनोज है या कोई और कंपनीज है, इनके स्टोर्स है, सो यहाँ पे रोबोटिक वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर कंट्री में ऐसा हो चुका है, बट स्टार्ट होगा, और आगे जाके 20, 25, 30 साल में तो ये हो ही जाएगा। जहां पे आपको जाना है, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप करना है, रोबोट ही आपका पिज्जा बनाएगा, रोबोट ही आपका पिज्जा को ओवन में डालेगा, गर्म करेगा और आपको देगा। सही है। सो क्या ये ह्यूमन एक्टिविटी है? तो क्या उस वक्त जाके इस डेफिनेशन को हम लोग चेंज करेंगे? ऑब्वियसली ये डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ह्यूमन एक्टिविटी। इंसानों ने ही दिमाग लगा के काम किया है, सो प्रॉफिट के लिए ही चल रहा है सब कुछ। ओनर की कॉस्ट कम हो गई, कुछ एम्प्लॉयज कम हो गए, बट जो इंटेंशन है वो अभी भी सेम ही है, ठीक है। इंटेंशन हजारों सालों से सेम ही था, और आगे हजारों सालों तक सेम ही रहेगा, कि पैसा कमाना है इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। ओके, सो विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। ओके, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन, सबसे पहला एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये कोई आपका पर्सनल लव, अफेक्शन, सेंटिमेंट नहीं है। 2 पार्टीज, इसमें 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक बायर एक सेलर। प्रॉफिट मोटिव, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस करना है तो कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विस होनी चाहिए। चाहे आप ट्रेडिंग करो, किसी से खरीद के लाओ फिर बेचो, ट्रेडिंग तो हजारों गुड्स की होती है। कपड़े में ही हजारों टाइप्स के गुड्स होते होंगे, या किराना माल की दुकान डाल के बैठे हो, सो किराना माल क्या आप प्रोड्यूस कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। लेकिन वही अगर ग्रोसरी शॉप में फार्मर से गुड्स आ रहा है, तो फार्मर इज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट गुड्स। सो इज ही डूइंग द बिजनेस? यस, ही इज ऑल्सो डूइंग द बिजनेस। सो प्रॉफिट मोटिव है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज भी तो हो रहा है। फिर एक्सचेंज में बार्टर या कैश, मॉनेटरी एक्सचेंज मीन्स कैश और कैश इक्विवेलेंट। ओके, और बार्टर में क्या हो रहा है? कमोडिटीज के अगेंस्ट हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आपको चावल दे रहा हूँ, आप मुझे राइस नहीं, आप मुझे गेहूं दो, राइट। ओके, देन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज में, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। तो एक्सचेंज और डीलिंग, अभी आप सोच रहे हैं एक्सचेंज लिखा है यहाँ पे कैश का कंपोनेंट ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे फोकस ऑन कैश, कि आपको क्या मिलने वाला है। गुड्स आप दे रहे हो, उसके बदले आपको मिलेगा क्या? पैसा मिलेगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो गुड्स है, जो डील आप कर रहे हो, उसमें कैपिटल है, कंज्यूमर गुड्स है। इसमें गुड्स क्या का गुड्स का बाइफर्केशन किया है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस फर्स्ट डे को कर रहे हो, लास्ट डे को कर रहे हो, बीच में का पूरा साल सोए हुए हो, तो क्या बिजनेस कर रहे हो? क्या क्या बिजनेस कर रहे हो फिर आप? सही है ना। सो कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स इज इंपॉर्टेंट, विदाउट विच यू कैन नॉट कॉल इट एज अ बिजनेस। अनसर्टेन रिटर्न्स होते हैं इसके अंदर, ऑफ कोर्स अनसर्टेन रिटर्न होते हैं, क्योंकि अनसर्टेन रिटर्न होने के पीछे रीजन ये है कि आज
मेरा प्रॉफिट हो रहा है, कल मेरा प्रॉफिट ना हो, कल डिमांड चेंज होगा, या कल कोई गवर्नमेंट का रूल चेंज हो जाए, या जैसे गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि प्लास्टिक बैन, तो जिसने जितने लोगों के पास में है प्लास्टिक का एजेंसी था, या जिन लोगों ने काफी क्वांटिटी में माल खरीदी करके रख लिया था, उनका तो पूरा धंधा ही खत्म हो गया। समझ रहे हो आप बात को? फिर है एलिमेंट ऑफ रिस्क, इसमें रिस्क होता है। एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर इज द किंग। सो क्या करेंगे इसके लिए ना, ये की पॉइंट्स को ध्यान में रखने के लिए भी कुछ तो एक हम लोग है ना, एक सॉन्ग टाइप या कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको ये सारी चीजें ध्यान में हो जाए। ये बनाऊंगा मैं आपके लिए। और उसके बाद आप इसमें से जब भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी 6 to 7, जैसे अभी टोटल यहाँ पे 10 होंगे, राइट, इसमें से 5 to 6 भी ले लोगे अच्छे अच्छे और उसमें लिख दोगे ना, इट इज इनफ। जरूरी नहीं कि आप सब सब चीजों को लिख के आओ, ठीक है? बिकॉज आपके बीच में और एग्जामिनर के बीच में देयर इज ओनली वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ रिटन पेपर। ठीक है? सो यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट और यू आर अ वेरी डम पर्सन, ही डोंट नो, he knows what is written on the paper. So your writing skills are very important whenever you are going to exam. Be prepared with it. Writing skills अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि this is the only way to communicate your answers to the examiner. ठीक है? प्रोफेशन, देखो यार, बिजनेस का तो बात किया, जब भी हम लोग बिजनेस वर्ड यूज करते हैं तब प्रोफेशन भी वर्ड साथ साथ में आता है। इनकम टैक्स में भी आप जब देखोगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेसेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, ऐसा भी लिख के आता है। तो देखो, प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल्स टू रेंडर सर्विसेज फॉर अर्निंग सम इनकम। डॉक्टर, लॉयर, सीए, थैंक गॉड सीए का नाम भी लिया है इन्होंने। सो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, बिजनेस जो होता है ना, वो तो कोई भी कर लेता है, ठीक है? बिजनेस तो कोई भी कर लेता है, अंगूठा छाप भी लोग बिजनेस कर लेते हैं। समझ रहे हो आप? कई लोगों को आपने देखा होगा जिनको बोलते हैं अरे अंगूठा छाप होने के बावजूद भी इतना सक्सेसफुल बन गया, क्यों? क्योंकि बिजनेस पे क्या मैटर करती है? आपका बिहेवियर, कि आप लोगों के साथ में ट्रीटमेंट कैसे देते हो, उनको उनसे बात कैसे करते हो, आप कितना लोगों से अच्छा बोलते हो, फिर आपके सप्लायर से, आपके कस्टमर से आप कैसे बिहेव करते हो, मार्केट की नीड को कैसे समझते हो, फोरकास्टिंग कैसे करते हो। तो ये सब चीजें है ना अंदर से होती है या सीखी भी जाती है, इसके लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है। ठीक है? बिजनेस के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है उतना। आज के जमाने में आपको अगर फिनटेक बिजनेस डालना है तो ऑफकोर्स यू शुड नो द फिनटेक का कुछ स्किल्स वगैरह। अगर आप फिनटेक के कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हो, मान लो अगर मेरे को सीए का जॉब करना है, जैसे मैं अभी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ कंपनी में, और मेरे को सारी चीजें मालूम है लेकिन मैं सीए नहीं हूं, तो क्या मुझे जॉब मिलेगा? नहीं। सो वो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। सो जब मैं बिजनेस करूंगा तो मेरा एजुकेशन विल नॉट मैटर, बट जब मैं किसी प्रोफेशन में हूं तो एजुकेशन विल ऑफकोर्स एंड ऑलवेज विल मैटर। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से छोड़ दो कि भाई आप कुछ करना नहीं है बिजनेस के लिए, तो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। पढ़ना लिखना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में क्या है, रिस्क है। 100 में से एक ही बंदा सक्सेसफुल होता है, सही है? इसलिए तो बाकी 99 लोग जॉब कर रहे हैं, नहीं तो सब लोग बिजनेस नहीं कर लेते हैं। फीचर्स, एम, एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी, यहाँ पे भी मनी, पैसा कमाने का इंटेंशन है। ऑल्सो दे रेंडर सर्विस, रेंडर का मतलब क्या, देना, रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। क्वालिफिकेशन, अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। ईच profession has a certain set of body of knowledge. This knowledge has to be acquired only by a systematic and formal training. One cannot practice profession unless this knowledge is acquired. मान लो कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, अपने आपको डॉक्टर बोल रहा है, फेक डॉक्टर जिसके पास में सर्टिफिकेट ही नहीं है, ना जिसको एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस होगा उसका, उसने किसी बड़े रिनोन डॉक्टर के हाथ के नीचे काम किया होगा काफी सालों तक, उसको सब कुछ मालूम है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज आ गया, बट उसने ना कोई किताब पढ़ी है, ना कोई एमबीबीएस किया है, कुछ नहीं किया, अब वो डॉक्टर बना है। बताओ तो क्या हम उसको बोलेंगे ये प्रोफेशनल है? नहीं बोलेंगे ना, केस हो जाएगी उसके ऊपर, जेल जाना पड़ेगा उसको, राइट? और लॉज उसके लिए काफी स्ट्रिक्ट है, अगर किसी की जान को कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? करेक्ट ना? सो क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? ओनली आफ्टर एक्वायरिंग सर्टेन क्वालिफिकेशन। मेरे को अगर ऑडिट करना है और मेरे को कंपनीज का ऑडिट करना है तो मेरे को सीए बनना पड़ेगा, उसके लिए सीए बन के मेरी प्रैक्टिसिंग फॉर्म डालनी पड़ेगी, तब मैं ये कर पाऊंगा ना, कि बिना कुछ किए ऐसे ही नाम लगा दूं बस सीए और चलो किसी का भी ऑडिट करने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा। करेक्ट है? फिर है फाइनेंशियल रिटर्न्स, थर्ड फीचर, प्रोफेशनल गेट्स फील्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड। Professionals can be employed in an organization or self-employed. A working chartered accountant gets salary, but those who practice privately is a self-employed that gets fees. समझ रहे हो?
सो अभी मैं सीए, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। अब सैलरी कितनी मिल रही है वो तो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, वो बताऊंगा मैं आपको सब कुछ बिल्कुल ओपन बुक की तरह, ताकि यू ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि भाई सीए करना है या नहीं करना है। सैलरी देख के एटलीस्ट मेरी, कि भाई इतना कौन माथाफोड़ी करेगा सीए बनने का, चलो कर लो एमबीए और कहीं जॉब कर लो, अगर सीए कमा बन के भी अगर ये पैसा कमाना है तो फिर सीए करना ही क्यों है। तो सैलरी मालूम पड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि सीए करना है या नहीं करना है, ठीक है। बट इट विल बी समवेयर बिटवीन 10 to 20 लाख, 10 से 20 लाख के बीच में सालाना होगी कहीं ना कहीं। स्टार्टिंग आप जब करोगे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट करियर की एज अ जॉब, तब आप इतना तो मिनिमम कमाओगे। और उस वक्त 5 साल के बाद आप सीए बनोगे तो मे भी आप इससे ज्यादा कमाओ, 25 से 30 लाख के रेंज में कमा लो, ठीक है। अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गेट सैलरी, बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली, जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो मेरे कोई फ्रेंड है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइवेट, तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनको क्या मिलती है, फीस मिलती है उनके काम की। ओके। कैपिटल, प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशन एक्सेप्ट अ जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल फॉर सेटिंग हिज प्रैक्टिस। इट डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन। अब जैसे मान लो डॉक्टर को डालना है, डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट को अपना ही एक सेटअप बनाना है, उसकी मशीनरीज वगैरह है जो इतनी आसानी से नहीं मिलती है ना, काफी खर्चा करना पड़ेगा। सो उसमें खर्चा बहुत ज्यादा है। तो क्या वो इतना इजी है, नहीं है। और साथ ही साथ उसको जो ऑपरेशंस वगैरह करने हैं वो भी काफी रिस्की काम है। तो डॉक्टर का प्रोफेशन इज वेरी रिस्की प्रोफेशन। हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ रिस्क और कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सीए, अब सीए को अपना ऑफिस खोलना है तो क्या 10 बाई 10 की खोली में भी खोल सकता है? ऑफकोर्स खोल सकता है। डिजिटल भी खोल सकता है, एक कंप्यूटर लगा दिया, प्रिंटर लगा दिया, और नॉलेज, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट के पास में क्या है, सीए के पास में क्या है, नॉलेज। वो नॉलेज बेच रहा है अपना, जो 5 साल एक्वायर किया है। ओके। Registration and membership. Some professions have a council which regulates the activities of professionals. जैसा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का ICAI, CS का ICSI, CWA कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ICWA, ठीक है, इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ऐसे काफी सारे हैं। फिर CFA है, तो उसका चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का CFA.org जो उनका इंस्टीट्यूट है यूएस का, वो रेगुलेट करता है। सीपीए के लिए भी यूएस का और ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट रेगुलेट करता है। सो काफी रेगुलेशंस है। फिर लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। दीज प्रोफेशनल्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल एंड गेट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स। The code of conduct mentioned by their respective council must be strictly followed by every professional. Every practicing professional has to acquire membership from respective council. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। एक बात बताओ यार, अब एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का बच्चा बन रहा है फिर से उसी बिजनेस में बिजनेसमैन। कपड़े की दुकान है, मान लो कपड़े का बहुत बड़ा शॉप है, शोरूम है। बाप ने वही काम किया और अच्छा खासा पैसा कमाया, अब बच्चा भी वही काम करने जा रहा है और उनसे ज्यादा पैसा कमाने वाला है। तो क्या ट्रांसफर हो सकता है बिजनेस? जी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन प्रोफेशन, पिताजी है चार्टर्ड अकाउंटेंट, बच्चा है डफर, कुछ नहीं आता उसको, सीए पास हुआ ही नहीं वो, मान लो, या किया ही नहीं, उसकी मर्जी ही नहीं थी, इच्छा ही नहीं थी। अब वो बोलता है आप आपका सर्टिफिकेट प्रैक्टिस का मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं करूंगा, मेरे को सब आता है। ऑफिस में बैठ के उसने सारे काम किए हुए हैं, लेकिन उसके पास में क्या है, सर्टिफिकेट है क्या, नहीं है, काउंसिल से मिला हुआ। तो क्या वो ट्रांसफर हो सकता है? ट्रांसफर नहीं हो सकता। सो प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन ऑन द व्हील ऑफ अ प्रोफेशनल। आपकी मर्जी से ट्रांसफर नहीं होगा। अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर इज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन। लेकिन अगर आप सीए बनते हो या ये डॉक्टर बनते हो तो क्या आप उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके प्रोफेशन को कर सकते हो? देखो अभी क्या होता है, जनरली प्रोफेशन में दो पार्ट आते हैं। एक ऐसे प्रोफेशनल जो जॉब कर रहे हैं सब में, वेदर इट इज इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, इंटीरियर डेकोरेटर वाले लोग हो, मैं हूं, या मान लो सीएस है, सीएफए है, डॉक्टर है, कोई भी है। इनमें दो टाइप्स आते हैं। एक जो नौकरी करने वाले और महीने टू महीने में इनकम कमाने वाले, ज्यादा झंझट नहीं होना। और एक होते हैं ऐसे जो प्रोफेशन को सेटअप करते हैं इन अ प्रैक्टिस। जैसे डॉक्टर है तो खुद का हॉस्पिटल डाल रहा है। कोई डॉक्टर ऐसे है जो 3 साल 5 साल पहले जॉब कर रहे हैं, और कोई क्या कर रहे हैं, खुद का दवाखाना डाल रहे हैं। मैं सीए हूँ, अभी मान लो मैं 3 साल जॉब करूंगा, 5 साल जॉब करूंगा, उसके बाद में मुझे लगता है कि नहीं यार, मेरा खुद का सेटअप होना चाहिए, तो मैं खुद की प्रैक्टिसिंग फर्म खोल लूंगा। समझ रहे हो बात को? तो इन दो टाइप्स का मीनिंग तो एक ही है, हम बोलते हो तो प्रोफेशन ही बोलते हैं, लेकिन इन दोनों के लिमिटेशंस काफी अलग अलग हैं।
जब मैं प्रोफेशन खुद का खोल रहा हूँ ना, तो वहां पे स्कोप, ग्रोथ का स्कोप है ना, अनलिमिटेड है। मैं सीए बन के अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वहां पे अनलिमिटेड स्कोप ऑफ ग्रोथ है। जैसे बिजनेस में है, बिजनेस में ऑफकोर्स ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस में जो रूल्स रेगुलेशन जो प्रोफेशनल पे, इंडिविजुअल पर्सन पे अप्लाई होते हैं ना, वो इतने नहीं होते हैं। जैसे मैं सीए हूँ और मेरे ऊपर जो रूल्स लग रहे हैं, मेरे जो भी ऑडिट वगैरह के हैं। लेकिन बिजनेस में तो मान लो एक आदमी अगर आज बिजनेस में हाजिर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो दूसरा संभाल लेगा, तीसरा संभाल लेगा, पूरी फैमिली है बिजनेस में लगी हुई। समझ रहे हो बात को? लेकिन ऐसा प्रोफेशन में नहीं होता है। बट स्टिल प्रोफेशन में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका स्कोप बहुत बढ़ जाता है। सैलरीड पर्सन का 80-20 का प्रोबेबिलिटी चलता है कि भाई 80% लोग जो सैलरी वाले हैं, वो उनकी उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ सॉरी, और एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ते हैं। और कुछ मेरिट बेस भी बढ़ते हैं कि भाई 30 साल के अंदर ही काफी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो 50-60 साल के हो गए सीए, बट अभी भी 10-12 लाख, 15 लाख, 20 लाख इसी रेंज में फंसे हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं। सो सैलरी और प्रैक्टिस, इन दोनों में ये फर्क है, स्कोप का, ग्रोथ का। और आप खुद के मालिक हो वहां पे, यहाँ आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज, एंड आर्किटेक्ट डिजाइन द लेआउट ऑफ द ऑफिस फॉर फीस। तो क्या वो फ्री में करेगा क्या? उसको कुछ ना कुछ फीस मिलेगी ना। समझ रहे हो? ओके। सो फीचर्स क्या क्या है? एम, सबसे पहले इसका एम क्या है? अर्निंग मनी। यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है नहीं। अगर जब मैं अपना प्रैक्टिस खोल रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा? सोचूंगा कि भाई मेरा 50 लाख का बिजनेस हो जाए, सही है। तो मेरा जो भी रेंट का एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयज का एक्सपेंडिचर जाएगा, तो मेरा एक 20 लाख खर्चा हो जाएगा, 30 लाख बच जाएगा साल का। तो काफी है मेरे लिए इतना, 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम। तो ये मेरा एम यहाँ पे पैसा कमाना है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या क्या होते हैं? सीए हो, सीएस हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, उनकी जो भी रिकॉग्नाइज बॉडी है, वो आपको क्या करती है? एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, और फिर आपको वहां पे एग्जाम्स दे के पास होना होता है, एंड देन यू गेट द सर्टिफिकेट। सो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल रिटर्न्स, आपको क्या मिलता है? फीस मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीस। कैपिटल, कैपिटल रिक्वायरमेंट में अगर डिपेंड करता है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, दूसरे प्रोफेशन पे। सीए का प्रोफेशन है तो आप कम कैपिटल में भी कर पा रहे हो, डॉक्टर का है तो आपको कैपिटल ज्यादा लग सकता है, आर्किटेक्चर का है तो भी डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे कैसे काम कर रहे हो। सबके अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, तो यहाँ पे क्या होता है? बार काउंसिल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इफ यू आर एडवोकेट, या सीए इंस्टीट्यूट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इफ यू आर सीए। तो वो होता कैसे है? एग्जाम्स पास करने के बाद में ऑटोमेटिकली वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ऑफकोर्स पैसे भरने पड़ते हैं, बट यू गेट रजिस्टर्ड देयर, क्योंकि आप इलिजिबल बन जाते हो। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, एक से दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकता। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, फीस। एक्सचेंज क्या है यहाँ पे? ऊपर फाइनेंशियल रिटर्न, फीस। तो नेचर ऑफ वर्क क्या है? मैं जो भी काम करूंगा उसके आगे मुझे क्या मिलेगा? फीस मिलेगा। अब देखो एम्प्लॉयमेंट, 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 एम्प्लॉयमेंट के बाद में फिर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, तो चलो हम लोग पहले पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। जैसा भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया ना प्रोफेशन में, कि मैं प्रोफेशन में हूँ लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ। तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो एम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। क्या है? ई रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। Employer is a person who offers the job and a person who accept the job is a called employee. जो जॉब दे रहा है वो एम्प्लॉयर है, जो जॉब ले रहा है वो एम्प्लॉई है। रेमुनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। देखो एम क्या है? द मेन एम इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। ओके, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नीड है हम लोगों की। क्वालिफिकेशन, ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ जॉब। फॉर स्किल्ड जॉब सम क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, example job of a nurse, but no specification qualification is required for unskilled job। सही है, ऑफिस बॉय। सो सेम ऑफिस है, उसमें काम करने वाले दो लोग हैं, एक जो प्रोफेशनल है और एक जो ऑफिस बॉय है। तो क्या ऑफिस बॉय के लिए कोई क्वालिफिकेशन है? मान लो 10th पास है तो भी ले लेंगे, उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लो कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही है, इक्विटी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग एक्टिविटी, वहां पे कोई पर्टिकुलर एग्जाम पास करनी पड़ती है आपको, सेबी की जो एनआईएसएम की, उसके बिना आपको नहीं मिलेगा वहां पे मान लो जॉब। तो क्या क्वालिफिकेशन है? यस, वहाँ क्वालिफिकेशन है। सो क्वालिफिकेशन जरूरी है, डिपेंड अपॉन द जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग। मॉनिटरी रिटर्न्स, वेजेस और सैलरीज। वेजेस मतलब कौन? वेजेस किसको मिलती है? जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है।
कामगार लोग जिनको बोलते हैं, और सैलरी किनको मिलती है? एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले लोग। सो कर तो हम दोनों भी चाकरी ही रहे, बट एक है नौकरी करने वाला और एक है कामगार, जिसको वर्कर बोलते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज में, जैसे यहाँ से वहां बॉक्स उठा के रखो। कोई अगर मान लो कोई प्रोडक्शन हाउसेस में जो काम करने लोग हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कर्स बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अंदर ऑफिस में बैठ के काम करने लोग, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज बोलते हैं। सो वेजेस और सैलरीज इज गिवन एज अ फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर वर्क। Wages are decided in advance before appointment. Wages are paid daily or weekly. Salary is paid monthly. Along with salary, other benefits like bonus, quarters to stay, subsidized food in canteen are also given to employees. समझ रहे हो कितने अलग अलग पर्क्स भी होते हैं। कैपिटल, सो क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल है? जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला, उसके लिए कैपिटल है, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए कैपिटल है, एम्प्लॉइज के लिए कि मैं मुझे अभी जॉब करना है तो मुझे कैपिटल लगेगा। नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर इन्वेस्ट एंड प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। लेकिन अभी आप कुछ सोच रहे होंगे कि ये जो बाकी के कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होती है या कोई गवर्नमेंट की जॉब्स होती है, जहाँ पे हम पैसा खिला के जब जॉब पे जाते हैं, राइट, जहाँ पे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जॉब नहीं मिलती और जो लोग पैसा खिला रहे हैं उनको जॉब मिल जाती है, तो क्या वो कैपिटल है? क्या वो रिक्वायरमेंट? यहाँ पे हम लोग इलीगल बात कर ही नहीं रहे। जो भी बात कर रहे हैं हम लोग लीगल बात कर रहे हैं। सो अगर वो डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेरा कैपिटल लगा हुआ है, 5 लाख दिया है मेरे को जॉब के लिए मैंने, तो क्या वो मेरा कैपिटल है? नहीं, क्या वो कैपिटल है ही नहीं, वो इलीगल एक्टिविटी है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन, no registration is required. Every employee has to follow the rules and regulation mentioned in terms and conditions of employment contract. बट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी टर्म्स कंडीशंस भी नहीं हो सकती जो कि कंप्लीटली अगेंस्ट योर जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस है। ठीक है। बहुत सी बार ऐसे होता है कि आपके ऑफर लेटर में कुछ ऐसी चीजें लिख दी जाती है जिससे आप लोग डर जाते हो कि यार ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या। बट जब एनफोर्समेंट ऑफ लॉ आता है, जब कोर्ट में केस चलती है, तो काफी चीजें ऐसी निकलती है जो एनफोर्सेबल इन लॉ है ही नहीं, जो आपको सिर्फ डराने के लिए बताई गई है। ओके। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल, इफ अ टीचर रिटायर्स देन ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू सन और डॉटर। बात तो बिल्कुल पक्की है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना नॉलेज अक्कल भी तो होनी चाहिए ना। नेचर ऑफ वर्क, एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज गिवन टू हिम। द नेचर ऑफ द जॉब डिसाइड्स द नेचर ऑफ वर्क। समझ रहे हो? ओके। सो इसमें फीचर्स क्या क्या है? एम, इसका एम पैसा कमाना है। क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, मॉनिटरी रिटर्न इनको मिलने वाले हैं। वेजेस और सैलरीज। कैपिटल, कैपिटल नहीं लगता है एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि एम्प्लॉयर ही आपका पूरा बिजनेस सेटअप कर रहा है, आपको बस वहां पे जाके जॉब करना है। रजिस्ट्रेशन, हाँ हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लो अभी जैसे कहीं आप जॉब कर रहे हो और उस फर्म के ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग है कि जो भी आपके पास में जॉब कर रहा है, किस कोई प्रोफेशनल, जैसे मैं अगर किसी ऑडिट फर्म में जॉब कर रहा हूँ बिग फोर में, तो मेरे को मेरे इंस्टीट्यूट को बताना पड़ता है, वहां पे रजिस्ट्री होती है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सो वो रजिस्ट्रेशन अलग हो गया, सो वो होगा। लेकिन जनरली का रजिस्ट्रेशन होता है? नहीं होता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अब मैं ये मेरा प्रोफेशन किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। नेचर ऑफ वर्क, इसमें क्या होता है? आपको वर्क कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आज आपको सुबह कुछ काम दिया गया है, वो शाम तक कंप्लीट करना है, आप शाम को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आप बन गए वर्कर और आपको वेजेस मिल जाएगा। लेकिन कोई काम ऐसा है जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी है काम के अंदर, मंथली सैलरी मिलने वाली है, तो आप बन गए एम्प्लॉई। ओके। एक्टिविटी देखो क्या क्या लिखे। कैन अ बिजनेस मैन, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉय कंप्लीट देयर जॉब इंडिपेंडेंटली? डिस्कस विथ योर टीचर। ओके। कि बिजनेस मैन, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉय कंप्लीट देयर जॉब इंडिपेंडेंटली, मतलब बिजनेसमैन अपना अपना काम कर रहा है, प्रोफेशनल अपना काम कर रहा है और एम्प्लॉय कर रहा है, तो क्या ये हो सकता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। बिजनेसमैन की डिपेंडेंसी किस पे है? उसके एम्प्लॉयज पे है, काफी ज्यादा है। समझ रहे हो? बिजनेसमैन की डिपेंडेंसी सप्लायर पे भी है, कस्टमर्स पे भी है। ओके। बिजनेसमैन की डिपेंडेंसी प्रोफेशनल पे भी है, क्योंकि बिजनेस में जितनी भी कंसल्टेंसी लगने वाली है रिलेटिंग टू टैक्स और इन योर जीएसटी और एनी अदर लॉज विच आर अफेक्टिंग योर बिजनेस, सो वहां पे बिजनेसमैन को डिपेंड रहना पड़ता है। सो बिजनेसमैन को काफी काफी चीजों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। प्रोफेशनल को भी सेम अप्लाई होता है, बट डिपेंडेंसी थोड़ी कम होती है। एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय अपना जॉब इंडिपेंडेंटली कर सकता है? हाँ कर तो सकता है, लेकिन क्या एम्प्लॉय विदाउट हेल्प अपना काम कर सकता है? तो ये जो तीन लिंक है, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉय, इसको अगर आप जोड़ोगे, सो एम्प्लॉय काम कर रहा है बिजनेसमैन के लिए और प्रोफेशनल सपोर्ट कर रहा है एक्सटर्नली टू बिजनेसमैन। सो
ये इंटरडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे और कुछ एक्टिविटीज दी गई है जिसको भी आपको पढ़ना है। और फिर सूरज ओन्स अ ट्रैवल एजेंसी। थ्रू हिज एजेंसी ही हेल्प्स पीपल्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रैवल अरेंजमेंट सच एज एयर बुकिंग, रेलवे बुकिंग, अरेंजिंग टूर्स। ही चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज ऑफर्ड। सो इज सूरज अ प्रोफेशनल और अ बिजनेसमैन? ओ, तो देखो यार, अब कंफ्यूजन क्या आता है कि नहीं यार, ये तो बिजनेसमैन है क्योंकि ये तो कुछ सर्विसेज दे रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे इसमें क्या क्या लिखा है, रेलवे बुकिंग्स, एयर टिकट बुकिंग्स। कोई बोलता है नहीं यार ये तो सर्विस है, पर प्रोफेशनल है। देखो प्रोफेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोफेशन है मतलब कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। ट्रैवल एजेंसी के लिए आपको लेने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा इसकी जरूरत। प्रोफेशनल में ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती है। क्या जिस इंसान का बिजनेस है टिकट्स बुक करना, क्या उसका बेटा वो काम कर सकता है? उसका बेटा वो काम कर सकता है ना। सो ये बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है? इट ही इज अ बिजनेसमैन। Today, due to new technology, the production can be done in bulk quantity, and people also prefer machine-made products rather than handmade. Yet a Paithani, a kind of sari and handloom coverlet of Solapur have lot of demand in market. In order to find out reasons, discuss it with your teacher. Okay, अब इसके लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा भाई। सो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे डेफिनेटली, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके लिए और उसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, क्योंकि ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। ये आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीजें आपको एग्जाम में आने वाली है उसको हम लोगों को डिटेल में समझना है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, और फिर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बाद में बिजनेस के टाइप्स, एंड फिर आपको यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्शंस मिलेंगे, एंड देन आपकी समरी है। सो इस चैप्टर के हम लोग 2 या 3 वीडियोस बनाएंगे और फिर इसको समराइज भी करेंगे। सो देखो अभी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, all business activities are guided by business objectives. They are further classified as economic objectives, social objectives. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना, अर्निंग प्रॉफिट, नए नए कस्टमर्स को ढूंढना। आजकल तो एक बिजनेस चल रहा है कि कस्टमर चाहिए तो 1000 कस्टमर्स की, 5000 कस्टमर्स की प्रोस्पेक्टिव लिस्ट आपको मिलती है। फिर आपको कॉल्स आते हैं जिसको आप लोग ब्लॉक करते हो, फ्रॉड कॉल्स, फ्रॉड कॉल्स। ये क्या होता है? ये भी एक बिजनेस है। कस्टमर्स की लिस्ट को बेचो। जब भी कोई प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है या कोई सर्विस फ्री में मिल रही है, जैसे व्हाट्सअप है या कोई और फेसबुक है, जितने भी आपके चीज है, सो अंडरस्टैंड यू आर अ प्रोडक्ट। जब भी कोई आपको फ्री में दे रहा है ना, देन यू आर अ प्रोडक्ट। आपका पर्सनल डेटा इस्तेमाल हो रहा है, ट्रैकिंग हो रहा है, जिससे मालूम पड़े कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, चॉइस क्या है, डिसीजंस क्या है आपके, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स दिखते हैं। काफी बार आपने देखा होगा आपको वही चीजें दिखती है जो आप सर्च करते हो, जो आपको मालूम है, जिसके बारे में आपने बात की हो। राइट? सो ये सब चीजें आज लिंक हो चुकी है। पहले इतना नहीं था, 10 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन आज जो लिंकिंग हो चुका है उसकी वजह से घर बैठ के भी आप पूरा वर्ल्ड घूम रहे हो। समझ रहा है? सो सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड आल्सो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। सो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इनोवेशंस, इनोवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब पहले वो सिंगल साइडेड फोन थे, लाइक एक तरफ से फोन लग रहा है वॉकी टॉकी टाइप, तो दूसरा बंदा सुन रहा है, फिर दूसरा बंदा कुछ बोल रहा है, इसको रिप्लाई आ रहा है, फिर ये सुन रहा है। दोनों का कम्युनिकेशन एक साथ नहीं हो रहा है। फिर थोड़ा इसमें चेंज आया। फिर उसके बाद में आपके स्मार्टफोन्स के पहले जो छोटे मोबाइल फोन्स थे, रिलायंस का फोन आता था 1990 के करीब कुछ आता था उस वक्त, बड़ा मोबाइल। तो उस वक्त इनकमिंग के रेट्स भी काफी थे। आउटगोइंग के लिए 16 रुपए पर मिनट था, इनकमिंग के लिए 4 रुपए पर मिनट था। फिर अब वो खत्म हो गया, फिर स्मार्टफोन्स आए। स्मार्टफोन्स में तो अब तो इतनी फैसिलिटी मिल गई कि बस आपको 300 रुपए भी महीने में आपको 3-3 GB पर डे मिल रहा है। तो बहुत सी चीजें मिल रही है। सो इनोवेशंस होते जा रहा है। इनोवेशन का बेस क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D ये वर्ड आपको काफी टाइम आएगा आगे, तो इसको भी हाईलाइट करके रख लो कि R&D ये होता क्या है। इट इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। It is a development or positive change which results into improvement in product or process of production. It has to spend money on R&D, market survey, use of technology. Okay. Best possible use of resources. Resources are scarce and have alternative uses. They should be used to maximum and should not be wasted. Optimum utilization or use of resources ultimately leads to increasing profit. ठीक है? 10 लोगों को रखा हुआ है एक काम करने के लिए जो 5 लोगों से हो सकता है, लेकिन 5 लोग एक्टिव नहीं है।
इसलिए 10 लेजी लोगों को रखा है ताकि कोई ना कोई करके वो काम कैसे वैसे हो जाए। सो सैलरी सबकी जा रही है लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जिसकी जितनी इफिशियंसी है, कैपेसिटी है, इफेक्टिवनेस है, इन तीनों चीजों का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इफेक्टिवनेस मतलब काम का क्वालिटी कितना अच्छा है, और इफिशियंसी मतलब कितने देर तक वो काम कर सकता है। जैसे आपका मोबाइल, मोबाइल की बैटरी काफी देर तक चल रही है, इफिशियंट है बहुत बैटरी, लेकिन आपका मोबाइल उतना इफेक्टिव नहीं है आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करने में। सो मोबाइल की इफेक्टिवनेस तो कम है लेकिन मोबाइल की बैटरी काफी इफिशियंट है। समझ रहा है डिफरेंस? सो वैसे ही इज इंपॉर्टेंट। सो बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, हाँ सॉरी, हम इस पॉइंट पे थे, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ओके, सो आपकी रिसोर्सेस क्या क्या है बिजनेस में? बिजनेस में आप जो मशीनरी यूज कर रहे हो, मान लो आपने एक कोई बहुत पुरानी मशीनरी आपके पास में पड़ी हुई है जिसकी वजह से आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ रहा है, जो 1 घंटे में मान लो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन है वो आपकी 1 घंटे में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। सो आप अभी भी उस घिसी पिटी पुरानी मशीनरी को यूज कर रहे हो और नई मशीनरी को इग्नोर कर रहे हो। जबकि पुरानी मशीनरी की वजह से आपकी कॉस्ट हर साल की मान लो 1 लाख रुपए है, तो 5 साल अगर आप बिजनेस करोगे तो 5 लाख रुपए आपसे जाएगा। ठीक है, और नई मशीनरी की कॉस्ट अभी अगर लोगे तो मान लो 3.5 लाख रुपए है। तो आप सोच रहे हो कि यार 1 लाख रुपए साल का जा रहा है वो अच्छा है, 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कब करें? लेकिन जो आउटफ्लो है 3.5 लाख रुपए, दैट इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि 1 लाख वाली मशीन सिर्फ 100 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है और 3.5 लाख वाली मशीन 1,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है। सो उसका जो वैल्यू है जो डिलीवर कर रहा है वो 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा है। ओके, सो बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? अर्निंग प्रॉफिट, सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स, इनोवेशन, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अर्निंग प्रॉफिट, सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स, इनोवेशन, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन सोशल है। देखो क्या है, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बिजनेस का मोटिव है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। ओके, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। मान लो कोई, अभी ऐसा कौन सा एग्जांपल बताऊं मैं आपको जहाँ पे, मान लो मुंबई में क्या है, मुंबई में है जमीन की बहुत कमी, लैंड की कमी होने की वजह से हम क्या करते हैं, बिल्डिंग्स को स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स बनाते हैं बड़ी बड़ी, और फिर वहां पे छोटे छोटे फ्लैट्स बना के बेचते हैं। सब कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप अगर गंदे से गंदा फ्लैट भी दोगे तो भी लोग रहने के लिए रेडी है। सो क्या प्रॉफिट हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। लेकिन क्या सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व हो रहा है? क्वालिटी। आप बोल रहे हो कि नहीं यार ये रूम तो अच्छा नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ, तो बोलेगा छोड़ दो रूम, क्योंकि उसको उसको दूसरा कस्टमर बैठा हुआ है तुरंत लेने के लिए। सो वहां पे सोशल ऑब्जेक्टिव जो है, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट, वो सर्व नहीं हो रहा है। सो सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर। क्वालिटी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी। लर्न कर लो, प्योरिटी मतलब प्योर होना चाहिए, सेफ्टी सेफ होना चाहिए, ओके, ड्यूरेबिलिटी मतलब लॉन्ग यूज होना चाहिए। हाँ, अगर मान लो गुड्स है जैसे मिल्क है, तो मिल्क का कोई लॉन्ग यूज तो नहीं होगा, एक दिन में खराब हो जाएगा, बट इट शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी एंड यूटिलिटी। ठीक है, सो प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स। सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जैसे मान लो मैंने सिम कार्ड की कंपनी डाली और सब कुछ फ्री कर दिया, एवरीथिंग फ्री, 1 साल 2 साल फ्री। उसकी वजह से क्या हुआ, दूसरे बिजनेसेस जो बिजनेस कर रहे थे उनका पूरा बिजनेस खत्म हो गया, क्योंकि मैं फ्री में दे रहा हूँ, कैपिटल लेके आया मैं। और फिर बाद में मैं 1 साल बाद में चार्जेस लेना शुरू कर रहा हूँ सिम कार्ड के लिए, मंथली 300 400 वॉट एवर इट में भी। तो क्या ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है? देखो आज के जमाने में इसके ऊपर डिबेट बहुत चलता है कि ये फेयर है, अनफेयर है, और ये कंपटीशन कमीशन इसके ऊपर क्या अपनी राय देता है, क्या बोलता है, एक्शन लेता है या नहीं लेता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, बट ये डिबेटेबल मैटर है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट शुड बी अवॉइडेड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस यूनिट। झूठी बात है, जैसे चाइना मेड प्रोडक्ट्स, क्या होता है चाइना के अंदर, अभी मान लो जितना हमारा एक स्टेट है ना,
उतना उनके पास में सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट होगा एक उनके स्टेट में, क्योंकि चाइना इंडिया से लगभग 3 गुना बड़ा है, लेकिन सारी की सारी लैंड उनकी यूटिलाइजेबल नहीं है, काफी तो ऐसे ही पड़ी हुई है। सो वहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो बिजनेसेस इतने बड़े हैं, पूरा गांव पूरा शहर का शहर एक उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही है, जहाँ पे अंदर बसेस घूमती है, ठीक है, फॉर टेकिंग यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जहाँ पे हर तरीके का माल मिल रहा है। आप चाहे उनको ये पेन बता दो कि ये पेन ये ऐसा बनाना है, उनके खून में घुस चुका है क्या, कुछ भी प्रोड्यूस करना, एवरीथिंग दे प्रोड्यूस। सही है। सो अगर वो कुछ गलत चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसकी वजह से इंडियन बिजनेसमैन बेचारा मर रहा है, वहां से वो लोग 1 लाख की चीज 40,000 में यहाँ पे ला के दे रहे हैं, और हम लोगों को खरीदी करने के लिए 1 लाख रुपए लग रहा है। तो बताओ अब क्या करें। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छा, तो चाइना वाला यहाँ पे 40,000 में लाके बेच रहा है और उसकी प्राइस इंडिया में 1 लाख रुपए है ना, तो गवर्नमेंट 60,000 रुपए का टैक्स लगा देती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी जिसको बोलते हैं हम। अगर तुम प्राइस को डंप करोगे तो हम उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। तो क्या होगा, 40,000 रुपए की गुड्स, 60,000 रुपए का टैक्स, हो गई 1 लाख की। सो इंडियन बिजनेसमैन नहीं मरेगा इससे, लेकिन ऐसा जनरली क्या होता है, बहुत से प्रोडक्ट्स में नहीं होता है। तो उसकी वजह से आपको चाइना मेड माल सस्ते में मिल जाता है। अच्छा मिलेगा या नहीं ये बोल नहीं सकते, चले तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक भी नहीं चलता है। करेक्ट है। सो अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इज सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तब फुलफिल होगा जब बिजनेस ग्रो करेगा, और बिजनेस ग्रो करता है तो उसमें दो नेचुरल पार्ट्स आते हैं, एक है ओनर। तो आप आगे जाके ये भी पढ़ोगे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, फोर फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो इसमें लैंड जो है क्या वो नेचुरल है, मतलब नेचुरल पर्सन है, लिविंग पर्सन है, नहीं है। कैपिटल नहीं है। लेबर और एंटरप्रेन्योर दो ही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। सो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब भी बिजनेस आपका ग्रो होने वाला है तो उसके पीछे जो सपोर्ट होता है वो एम्प्लॉयज का काफी ज्यादा होता है। 10 घंटे 12 घंटे एम्प्लॉय ने भी काम किया तब जाके उनको आपका बिजनेस बढ़ रहा है। सो जब आपका बिजनेस ग्रो होगा तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अगर आप किसी विलेज एरिया में या किसी बहुत ऐसे जगह पे जहाँ पे बैकवर्ड स्टेट्स हैं, वहां जाके आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाल रहे हो, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहाँ के लोकल के लोगों को जॉब्स दो, ताकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। ठीक है। सो इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पर्सन ऑल्सो। ओके। एक मैंने देखा था, एक डिपार्टमेंटल स्टोर था एक स्मार्ट पॉइंट का, जिसके अंदर एवरी एम्प्लॉय वॉज डिफरेंटली एबल्ड, दिव्यांग था वो। मतलब किसी का कुछ पैर टूटा हुआ है, किसी का कुछ हाथ है, और उन लोगों को उन्होंने जॉब्स दी थी। तो उनकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई, उनको जॉब भी मिल गया और हम लोगों का पर्पस भी सर्व हो गया। सो दिस इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव फ्रॉम स्मार्ट पॉइंट। ठीक है, आई गेस इट इज अ रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। Welfare of employees, skilled and unskilled workers are the part of society. So if the employees are properly taken care of, it brings welfare to the society. This can be achieved by providing fair regular remuneration, good working conditions, impartial personal policies, and offering incentives. Correct है. So welfare of employees also the objective of business. Help to solve social problems. Due to rapid industrialization, many social problems arise like traffic jams, बहुत इंपॉर्टेंट। और मुंबई के लिए तो अब ये मुंबई के हार्ट में घुस चुका है पूरा, राइट। ट्रैफिक जाम्स, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, स्लम ग्रोथ भी काफी ज्यादा होती है मुंबई में, तो हर जगह है। मुंबई इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। एयर एंड वाटर पोल्यूशन, दिल्ली। बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम। ओके। इसमें हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, कार्बन क्रेडिट, कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, और उसकी भी ट्रेडिंग होती है। एक्चुअली उसकी वजह से कोई एम्प्लॉय एनवायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए था या कम आना चाहिए था, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, प्रैक्टिकली तो नहीं आ रहा है, बट लोग बताते हैं कि आ रहा है। बट व्हाट आर द कार्बन क्रेडिट्स, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे छोटा सा, और पढ़ेंगे कि उसका यूज कैसे होता है और उसकी ट्रेडिंग भी कैसे होती है। Contributing to the welfare of society, business house should take care of general welfare of the society. For that they should give donation for good cause, offering scholarship for higher education. तो जो भी बिजनेसमैन है, मान लो वो डिसीजन ले रहे हैं कि भाई इस सोसाइटी के जितने बच्चे हैं उसमें से हम 100 लोगों को स्कॉलरशिप देंगे, यहाँ पे कुछ स्कूल खोलने वाले हैं, सो वो भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। सो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, बट दीज आर ऑल सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स, इनोवेशन एंड बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन सोशल में सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है,
वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करना है आपको। सो यहाँ पे दो पॉइंट्स देखो, एम्प्लॉय रिलेटेड दो है, एक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करना, दूसरा सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना लाइक ट्रैफिक जैम्स पोल्यूशन वगैरह को, और सोसाइटी में आपको वेलफेयर लेके आना है। सो दो चीजें आपकी यहाँ पे ध्यान में हो गई, सोशल सोशल, एम्प्लॉय एम्प्लॉय। फिर है दो कस्टमर रिलेटेड, एक कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट सर्व करना जिसमें प्योरिटी, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी, यूटिलिटी सब चीजें हैं, और दूसरा आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना है। मतलब अनफेयरली अगर आप कुछ चीजें कर रहे हो जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास में अट्रैक्ट हो रहा है और आप उसको खराब क्वालिटी का माल बेच रहे हो तो नहीं। तो दो कंज्यूमर के लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, दो सोशल के लिए। तो ABCDEF हो गया आपका यहाँ पे रिवाइज। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, प्रॉफिट का रोल क्या है? देखो बिजनेस का मोटिवेशन क्या है, जैसे आपका मोटिवेशन क्या है, आपको अगर कुछ बनना है तो वो जो डिग्री है वो आपके लिए मोटिवेशन है। लेकिन बिजनेस के लिए मोटिवेशन क्या है? मान लो बिजनेस किए जा रहे लॉस में है तो क्या फायदा? प्रॉफिट में होना चाहिए ना। सो एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है। सो प्रॉफिट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स सबसे पहला अधिकार, क्योंकि इन लोगों ने पैसा लगाया बिजनेस बनाने में तो इनको रिटर्न मिलना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस में कंटिन्यूस इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस में ग्रोथ आती है, एक्सपेंशन होता है बिजनेस में। जैसे रिलायंस अगर जियो नहीं लेके आता, या रिलायंस अगर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में नहीं एंटर करता, तो क्या रिलायंस इतना ग्रो हो पाता? नहीं ना। रिलायंस इज कंटिन्यूसली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूसली ग्रोइंग इट्स बिजनेस एक्टिविटीज। इंक्रीजिंग इफिशियंसी, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ओके। रेपुटेशन, ओके, प्रॉफिट मोटिवेशन, कि भाई रेपुटेशन बिल्कुल बनती है प्रॉफिट है तो। रिवार्ड फॉर रिस्क, सर्वाइवल एंड रिटर्न्स टू इन्वेस्टर, फिर से सर्वाइवल, सर्वाइवल की इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट है तभी तो प्रॉफिट फिर से आपके कैपिटल में ऐड होगा, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर कैपिटल ऐड होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर ऐड होगा। सो ये साइकिल चलता रहेगा। देखो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस में क्या क्या जो अब हमने ऊपर पढ़ा है ना उस सबका यहाँ पे एक बाइफर्केशन दिया हुआ है, इसको अभी तक पढ़ते हैं हम लोग, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल, दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर अर्न बाय बिजनेस। मान लो 10 करोड़ रुपए लगाया बिजनेस में, ठीक है, और कमाया है सिर्फ 20 लाख रुपए। अब बताओ, 10 करोड़ लगाया और 20 लाख रुपए कमाया, कितना टक्का कमाया? 2 टक्का कमाया सिर्फ। अगर मैं ये पैसा FD में सेविंग बैंक में भी रखता तो भी 3, 3.5, 4 टक्का तो मिल ही जाता, 40 लाख तो वहीं कमा लेता। या फिर अगर मैं इसको फिक्स डिपॉजिट करता इसकी तो 7-8% के ऊपर करता तो 70-80 लाख वहां मिल जाता था। अगर मेरे को बिजनेस करना है तो कुछ ना कुछ और मोटिवेशन भी होना चाहिए ना, कि भाई मैं अगर 15% 16% कमा रहा हूँ, राइट। तो 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे मैंने कितना कमाया ये भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका प्रॉफिट ऑन योर रेवेन्यू, मान लो आपने 1 करोड़ का माल प्रोड्यूस किया, 1 करोड़ 30 लाख में बेचा, फिर 1 करोड़ 30 लाख पैसा आया, उसका माल प्रोड्यूस किया, उसको 1 करोड़ 50 लाख में बेचा, फिर पैसा आया, फिर बेचा। तो इसमें आपका पैसा बार बार आ रहा जा रहा है, तो इसमें सेपरेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन जो आपने फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके रखी है 10 करोड़ की, उस 10 करोड़ के ऊपर जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसका परसेंटेज शुड बी मोर देन योर FD। अगर वो मोर देन FD नहीं है तो फिर क्या फायदा, फिर तो मैं बैंक में ही पैसा रख दूं ना, बिजनेस में क्यों लगाऊं पैसा मैं? ओके। सो फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। देखो अभी मान लो स्मार्टफोन्स जब आए तो उसके ऊपर काफी रिसर्च हुई है। हम लोग तो मान लो ये स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि भाई इसके अंदर क्या वर्किंग होता है, लेकिन इसके पीछे काफी R&D हुआ है, समझ रहे हो। सो काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो वो हम लोग कब कर पाएंगे, जब हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं उस रिसर्च का। आप नई नई चीजें सीखते जा रहे हो रोज, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू मोनेटाइज इट इन योर लाइफ तो उसका कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है उसका, सिर्फ चीजें सीख रहे हो आप। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप जब कर रहे हो तो उसकी वजह से आप प्रॉफिट भी तो कमा रहे हो, तो प्रॉफिट मोटिवेशन है वहां पे। सो एडिक्वेट प्रॉफिट इनेबल्स अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन R&D, दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स द होल नेशन। ओके। जैसे आज मोबाइल फोन की वजह से कितना हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं, इसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं वो कितने इफिशिएंट होते जा रहे हैं। दिन ब दिन हम लोगों की इफिशियंसी इतनी बढ़ती जा रही है और इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें मूव इन करने की जरूरत नहीं है अलग अलग जगह पे। जहां पे हम लोग हैं वहीं से हम काफी चीजें आज कुछ कर पा रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
फिर इसको मैं एडिट करूंगा, प्रोसेस करूंगा और यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप घर बैठे बैठे देख रहे हो, कोई ऑफलाइन क्लास की जरूरत नहीं है। कैसे हो रहा है ये? बिकॉज इट इज अ इनोवेशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। देखो, दो सोर्स ऑफ फंड होता है, एक इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। एक्सटर्नल मतलब क्या? बाहर से पैसा लिया हुआ है, किसी से लोन लिया, फ्रेंड से लोन लिया, या किसी इन्वेस्टर्स को ऐड किया कि भाई 10 करोड़ लगाओ बिजनेस में, बिजनेस चालू करेंगे और बड़ा बिजनेस बनाएंगे। सो वो एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्स मतलब जो बिजनेस में आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट को फिर आप ऐड करोगे आपके कैपिटल में, तो और बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाएगा। सो ऐसे दो सोर्स है। सो दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस थ्रू एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वही वहां पे लिखा हुआ है। इंक्रीजेस इफिशियंसी, प्रॉफिट्स फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम। It also motivates the employees working in the organization. This finally leads to increase in overall efficiency of organization. इफिशियंसी बढ़ती है कि भाई एम्प्लॉयज को भी लगता है हम लोगों ने जो काम किया है, हम लोगों ने जो मेहनत ली है, उसका अब बेनिफिट मिल रहा है। करेक्ट है? ताकि प्रॉफिट बढ़ रहा है। नहीं तो लॉस करने वाले एम्प्लॉयज का भी, लॉस मेकिंग कंपनीज के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको भी क्या मोटिवेशन मिलता है कि भाई 10 करोड़ का लॉस था, 20 करोड़ का है, कल 25 का होगा। लेकिन 25 करोड़ के लॉस से जब आप 5 करोड़ के लॉस में आते हो, तो वो 20 करोड़ का जो आपने गेन कमाया है, तो वो मोटिवेशन है। फिर 5 करोड़ के लॉस से 10 करोड़ के प्रॉफिट में, फिर 100 करोड़, फिर 1000 करोड़ के प्रॉफिट में, तो ये मोटिवेशन है। ओके। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट विच इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। by earning sufficient profits they can live a decent standard life through satisfaction of various wants. of course, जो एम्प्लॉयर है वो तो चाहेगा ही ना कि उसकी लाइफ काफी इलाइट लाइफ जिए वो। सो प्रॉफिट से ही जिएगा ना। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है फॉर रिस्क। प्रॉफिट इज कंसिडर एज अ रिवॉर्ड फॉर एज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। जो आपने रिस्क ली है, उसके लिए आपको रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट। प्रॉफिट्स आल्सो सर्व एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोज रिस्क व्हिच कैन नॉट बी इंश्योर्ड, फॉल इन डिमांड, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी। तो अगर मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसे आ रही है जो आपके बिजनेस को खत्म कर रही है, सो क्या होगा? रिस्क है वहां पे, डिमांड ही खत्म हो गई किसी चीज की, तो वो भी बड़ी रिस्क है, आपका धंधा ही खत्म हो गया वहां तो। सर्वाइवल, इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। इफ द बिजनेस डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट, इट विल नॉट सर्वाइव इन द ग्रोइंग कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट। प्रॉफिट मीन्स सर्वाइवल इन अ कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट। ओके। तो आप जैसे अभी मान लो कपड़े का, गारमेंट्स का बिजनेस में इतना कंपटीशन हो गया है, कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन मतलब क्या? गला काट कंपटीशन चल रही है। ये वर्डिंग है, इसका मतलब सचमुच में गला नहीं काट रहे। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब है कि 1-1%, 2-2% पे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने सप्लायर्स बढ़ गए। कस्टमर्स तो है ही, आज भी सभी दुकानों में गर्दी है, सभी दुकानों में आप जाओगे तो बिकवाली तो हो रही है, लेकिन इतने लोग बेचने वाले आ गए हैं कि जो रेशो था पहले कि भाई 10 सप्लायर से और 200 कस्टमर से मान लो, और अभी क्या हो रहा है? 80 सप्लायर से और कस्टमर 400 है या 300 है। तो ये रेशो काफी चेंज हो गया है ना, फॉर एग्जाम्पल। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है? कंपटीशन बढ़ गई। कंपटीशन बढ़ी तो क्या होगा? प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज विल फॉल। सो सर्वाइवल के लिए भी प्रॉफिट जरूरी है। इतना कंपटीशन में भी आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, दैट इज सर्वाइवल। तो देखो, रोल ऑफ प्रॉफिट क्या क्या है? रिटर्न टू इन्वेस्टर्स है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, क्योंकि R&D जब होगी तभी फिर बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा, तो फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नीचे छाप दो। फिर इंक्रीज इन इफिशियंसी, एम्प्लॉयज को भी अच्छा लगता है कि भाई चलो हम ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जो प्रॉफिट पे प्रॉफिट देती जा रही है। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है एम्प्लॉयर के लिए, रिवार्ड फॉर रिस्क है, सर्वाइवल है, और डिविडेंड भी है। प्रॉफिट है तो तभी तो कंपनी डिविडेंड दे पाएगी। व्हाट इज मीन बाय डिविडेंड? डिविडेंड का मतलब होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो ये इतनी सारी टोटल एक्टिविटीज है बिजनेस एक्टिविटीज में। आपने देखा बिजनेस, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट, फिर उनके फीचर्स देखे हम लोगों ने तीनों के, फिर देखा कि प्रॉफिट क्यों जरूरी है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। फिर हम लोग पढ़ेंगे अभी कल क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि बिजनेस एक्टिविटी को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में, ठीक है। बिजनेस, बिजनेस में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो जो इंडस्ट्री है वो क्या काम कर रही है? प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी क्या है, टेरिटरी इंडस्ट्री, हाँ ये भी आप समझना। और कॉमर्स, कॉमर्स में फिर ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये लिंक्ड है दोनों भी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये बिजनेस का जनरली लिंकिंग दिखाया गया है। कॉमर्स इज द वेरी वाइडर टर्म, ठीक है।
फिर इंडस्ट्री का एग्जांपल पढ़ेंगे, इंडस्ट्री के डिवाइडेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे पढ़ेंगे कॉमर्स क्या होता है। एंड देन डिस्टिंग्विशिंग कंपैरेटिव स्टडी चार्ट भी हम लोग पढ़ लेंगे इसमें। और फिर हो जाएंगे समरी पे आएंगे। समरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर एंड्स ऑन पेज नंबर 20 हियर। सो अभी टोटल हम लोग देख लेते हैं कि हमारी प्रोग्रेस कैसे कैसे होगी, कहाँ कहाँ तक हम लोग जाएंगे। जैसे यहाँ पे 20 पन्ने का है आपका इंट्रोडक्शन, फिर लगभग 25 पन्ने का है आपका ट्रेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, फिर 14 पेजेस का, फिर 35 पेजेस का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेसेस है, बिजनेस का एनवायरनमेंट है, और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है। सो बिल्कुल बेसिक लेवल का है एकदम। ये आपको भी खुद रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे एक्सप्लेनेशन को अगर नहीं समझ आया तो बार एक बार रिवाइंड कर लो, फिर देख लो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो। ओके, सो चलो गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। और अगर कहीं फास्ट हो रहा है, कहीं मेरे से कुछ गलती हुई है, तो प्लीज इन्फॉर्म मी, आई विल चेंज इट। ओके, चलो बाय।